हाँ जी, वेलकम वेलकम वेलकम। गुड मॉर्निंग बेटा। आइए। तो बेटा आज वाली क्लास में हम लोग अपने डिवेंचर वाला पार्ट सुन लो क्या क्या होने वाला है। हमारी आज वाली क्लास के अंदर हमारे पास में डिवेंचर और इवन डिवेंचर ट्रस्टी के रिगार्डिंग बातें करने वाले हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम बोनस शेयर ईसोप, ये बातें हमारी आज वाली क्लास में होने वाली हैं। तो प्लीज पूरे फोकस से इस टॉपिक को कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके ये टॉपिक्स कितने इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से। और नहीं जानते तो आज से याद रखना, ये टॉपिक आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं बेटा। स्टार्ट करें। गुड मॉर्निंग बेटा आकांक्षा, वेलकम बेटा। आइए लिसन टू मी गाइस, स्टार्ट करते हैं। हमारी लास्ट क्लासेस के अंदर हम लोगों ने अपने शेयर कैपिटल वाले पार्ट को कवर किया था। मैंने कहा था ना चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट, लेंथी है वाला, बड़ा चैप्टर है बट इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे पास में। बड़ा है बट इंपॉर्टेंट है। अरे ये क्या खुल गया? चैप्टर बड़ा है बट बहुत इंपॉर्टेंट भी है हमारे पास में। चलिए, तो अभी हम शुरुआत कर रहे हैं बेटा अपने इस पार्ट से। लिसन टू मी, समझते हैं बात को। हमारे पास में हमारा शेयर कैपिटल वाला पार्ट हमने डिस्कस किया था। आज दोबारा हमारे कुछ टॉपिक शेयर कैपिटल के और बाकी डिबेंचर के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे पास में इस टॉपिक को। आइए लिसन टू मी। हालांकि ये क्लास में मीटिंग और हमारे पास था यहाँ पे, बट ये टॉपिक हमारा ये होने वाला है यहाँ पे अभी। ठीक है, चलिए। देखो देखो देखो, कुछ नहीं करना भैया, सुनना चालू कर दो, हर चीज समझ में आएगी, हर चीज, डोंट वरी। ये मेरी श्योरिटी आप लोगों को। तो बात की जाए हमारे पास में टॉपिक की, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा अपना सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब बात आई यार, एक बात बताओ मुझे, रट्टा मारोगे क्या? नहीं नहीं सर, रट्टा मारना तो बंद कर दिया हम लोगों ने। लिखा हुआ सिक्योरिटी प्रीमियम। भाई कहां पढ़ा आज तक बताना, सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ है? हाँ हाँ मनीष बेटा, मैंने 90% कवर किया है इसको। यस, हाँ। कुछ एक टॉपिक, इतने टॉपिक है वो आपको कवर करने पड़ेंगे, ठीक है, वरना वो मैराथन में मिल जाएंगे आप लोगों को। बताओ बेटा बताओ, टेल मी टेल मी टेल मी, सिक्योरिटी प्रीमियम वर्ड कहां पे सुना हुआ है? बताओ, कहां सुनते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम? क्या इसका मीनिंग बड़ा सिंपल नहीं है, आसान नहीं है क्या? कि भैया जब सिंपल सी बात, सिक्योरिटीज को आप इशू कर रहे हो, रिमेंबर, शेयर डिबेंचरिंग को आप इशू कर रहे हो, और इशू कर रहे हो प्रीमियम के ऊपर, तो वो प्रीमियम वाला पैसा, प्लीज देखो बहुत आसान होता है। पता हम क्या करते हैं, हम अपने टॉपिक्स को ना लीगल लैंग्वेज को मुश्किल बना देते हैं जानबूझ के, कि अच्छा नहीं कुछ तो नया होगा, कुछ तो अलग होगा, इस सोच के अलग करते थे। जबकि ऐसा नहीं है मेरे भाई, समझना ध्यान से। कौन से टॉपिक बड़े आसान होते हैं भाई, अगर सभी समझना भाई ध्यान से। क्या लिखा हुआ है? सिक्योरिटी प्रीमियम। तो क्या इसका मतलब ये नहीं होता क्या? अगर मैं समझना चाहूं तो मैं इसको समझूंगा भैया सिक्योरिटी मतलब, भैया शेयर डिबेंचर बॉन्ड को जब इश्यू किया जाता है प्रीमियम के ऊपर, तो उस प्रीमियम वाले पैसे का क्या होगा? मुद्दा तो यही है भाई, बताओ। इन शॉर्ट तो यही हुआ ना, एग्जैक्टली जो प्रीमियम वाला आपके पास, वेलकम बेटा, जब प्रीमियम वाला एक्स्ट्रा एडिशनल पैसा आपके पास में आता है, उसका कंपनी करती क्या है? तो उस पैसे को कंपनी उठा के अलग अकाउंट में डाल देती है, जिसे हम बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो मुश्किल है भाई ये बात समझनी, बताओ। क्या इतना मुश्किल है कि हम सोचे अरे नहीं ये तो कुछ और दिया होगा? ऐसा नहीं है, एज इट इज ये वही पार्ट हमारे पास बेटा। तो क्या बोला सर, वो पैसा सिक्योर प्रीमियम का, वो पैसा जो क्या हो, जो सिक्योरिटी इशू करने में मिला, उसका अकाउंट बनाना है, और उसके अकाउंट के रिगार्डिंग आपको कुछ लीगल प्रोविजन याद रखने हैं। बात करें, चलिए बेटा, लीजिए लीजिए लीजिए, थोड़ा बढ़ाया जाए इसको, एक सेकेंड, चलो देखो ध्यान से। तो शुरुआत में हमारे पास में कुछ बातें की गई जो मैंने बोली आप लोगों को। तो मीनिंग के पॉइंट से क्या पढ़ोगे भाई, कंपनी जब शेयर को इशू करती है प्रीमियम के ऊपर, तो क्या करती है? सिंपल सी बात, या कौन सा भाई, एट पार या नॉमिनल वैल्यू से ऊपर बेच। प्रीमियम का मतलब क्या होता है भाई, 100 रुपए का शेयर था 120 में बेच रहे हो, 105 में बेच रहे हो, तो एडिशनल प्राइस क्या है? दैट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? प्रीमियम प्राइस बोलते हैं, है ना? आपके लेक्चर करके चल पता लगेगा कि ओनली पेपर में जैसे भी। हाँ चलिए, थैंक यू बेटा, थैंक यू रौनक। अब बात समझाओ। तो क्या ये बात मुश्किल है क्या भाई, मुझे प्रीमियम वर्ड समझना मुश्किल है? नहीं सर। तो याद रखना भाई साहब, कुछ नया नहीं है, सिंपल सी बात, वो एडिशनल पैसा जो प्रीमियम पे आपने बेचा था कंपनी ने, वो अमाउंट, उसका एक अलग अकाउंट बिल्टअप करना इज कॉल्ड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। आगे बढ़ते हैं, इतना नहीं करना, इसके लीगल प्रोविजन पढ़ने हैं भाई, डेफिनेशन नहीं पूछता एग्जामिनर आपसे। चले आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा हमारे पास, पढ़ते हैं। कह रहा सर, अगर नॉर्मली हम बात करें, क्या बोला,
पढ़ना, irrespective of the fact that whether a share are listed on stock exchange or not. ये बात क्या है कि ये आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, बताना मुझे, कि शेयर लिस्टेड हो एक्सचेंज के ऊपर या नहीं हो। ये बात कहने का इसका मेन पर्पस बताओ मुझे, बताओ। हाँ जी, लवली टीचिंग सर, क्रिस, थैंक यू बेटा, वेलकम। बताओ बताओ बताओ, कैन यू प्लीज टेल मी, इस बात का संदेह तुम क्या समझने वाले हो? लिस्टेड और नोट, तो इसका मतलब क्या? ये लिस्टेड समझ में आता है। नॉर्मली बोले लिस्टेड का मतलब है सर कंपनी, कौन सी पब्लिक कंपनी जो लिस्टेड है वही सिक्योरिटी इशू करती है, ये समझा? बेटा ना 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 ना, हम जान चुके हैं, हम सीख चुके हैं कि पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी सिर्फ पब्लिक को इशू कर पाती है और बाकी को तो इशू कर ही पाती है ना। बट प्राइवेट कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू, दैट इज रिलेटिव फ्रेंड के थ्रू भी सिक्योरिटी इशू करती है। तो अगर वो भी इशू कर रही है और वहां भी अगर वो प्रीमियम पे इशू कर रही है, तो क्या वहां पर प्रीमियम अकाउंट नहीं आएगा क्या? सर वहां भी आएगा, रिमेम्बर, है ना? आइए बात करते हैं, तो आगे बात बताओ। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब शॉर्ट में ये होता है, मेरे देखो हर चीज समझना बेटा ध्यान से। मैंने खासकर वर्ड्स को हाईलाइट किया था कि आप वर्ड को पढ़ सको, ठीक है? क्या बोला भैया? सिंपल सी बात, लिस्टेड नहीं भी है दैट मींस अगर एक अनलिस्टेड कंपनी है, प्राइवेट है, या आई कैन यूज द वर्ड अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी भी है, तो भी बेटा वो प्रीमियम पे इशू कर सकती है। और अगर वो प्रीमियम पे इशू कर रही है तो इन शॉर्ट उसे ये अकाउंट बनाना पड़ेगा। समझ में आई बात? अभी देखो, अभी अभी पार्ट बढ़ा ही नहीं है, अच्छा पॉइंट तो आने वाला आगे। आगे बढ़ो। कह रहा था रेट ऑफ प्रीमियम विल बी डिसाइडेड बाय, मेरा क्वेश्चन आ गया। अरे 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 अरे, क्वेश्चन की तैयारी चालू कर दो। बताओ बेटा, प्रीमियम का रेट कौन डिसाइड करता है? टेल मी, प्रीमियम का रेट का डिसीजन कौन लेता है? बताओ बताओ बताओ। फिर हम बात करेंगे इसके लीगल प्रोविजन के बारे में। ये बात तो आपको पता है, बताओ कौन डिसाइड करता है? आंसर क्या रहेगा? अर्जुन कोई दिक्कत नहीं, सॉरी फॉर लेट, नॉट, नो नो इशू बेटा, वेरी गुड। क्लास में जवाब दो बेटा, जितने बच्चे लाइव पढ़ रहे हैं, डैम श्योर आई कैन गारंटी यू तुम्हारे एग्जाम में, तुम्हारे कोई भी क्वेश्चन में तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, डैम श्योर। सर बाकी वाले इंटरेक्शन नहीं कर रहे। इंटरेक्शन करने का फायदा क्या होता है? लाइव में इंटरेक्शन मिल जाता है, और इंटरेक्शन का फायदा ये मिलता है कि इंस्टेंट, जब मैं आपसे कुछ पूछता हूं तो आप इंस्टेंट रेडी रहते हो उस चीज के लिए। समझ रहे हो? आपने रिप्लाई करते हो उस टाइम पे, वेरी गुड। बीओडी करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है भाई? याद रखना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही हैं जो इस प्रीमियम की अमाउंट को फाइनलाइज करते हैं। ओके, आगे आता हूं। अब बात आई भैया, सर क्या मुश्किल पार्ट है? कुछ भी मुश्किल नहीं है भाई, सबसे ज्यादा आसान टॉपिक है ये, सबसे ज्यादा आसान है। बोला भाई इंपॉर्टेंट प्रोविजन बता दो कौन कौन से। तो मैंने नाम दिया इंपॉर्टेंट प्रोविजन, मतलब कौन से भैया? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के रिगार्डिंग कौन कौन सी चीजें जो आपको याद रखनी है मेरे भाई, कौन कौन बातें, है ना? हाँ जी, जय श्री राम बेटा, वेलकम। अब सुनो बात ध्यान से। कह रहा है फर्स्टली, चार बातें बोल रहा हूं, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन, है ना? चार तक ही है, सुनो ध्यान से। प्लीज 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 समझना ध्यान से बात को। इसकी रिगार्डिंग क्या बातें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है? एग्जाम में एमसीक्यू आया तब भी आंसर आएगा, और अगर आपके एग्जाम में आपके पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिल गया तब भी आप इसको लिख पाओगे बेटा। तो चार बातें कौन सी? पहली समझना क्या बोल रहा है। कह रहा सर फर्स्टली द प्रीमियम कैन नॉट बी ट्रीटेड एज प्रॉफिट। बताओ, क्या ये प्रीमियम का अमाउंट प्रॉफिट की तरह ट्रीट किया जाएगा? क्या बोलोगे? अच्छा, हमने 100 रुपए के शेयर को 110 में बेच दिया, तो 10 रुपए हमारा प्रॉफिट हो गया। बताओ कि कंपनी उस 10 रुपए की अमाउंट को या 20 रुपए की अमाउंट को अपना प्रॉफिट काउंट करेगी? बताओ बताओ, नो 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 नो। भाई एट द एंड है तो वो पैसा किसका? शेयर का ही ना। समझ क्या बोल रहा हूँ? एट द एंड है तो वो पैसा शेयर का ही। भाई सिक्योरिटीज के ऊपर आपके पास प्रीमियम आया, तो प्रीमियम प्रॉफिट कैसे हो सकता है भाई साहब? है ना? इन शॉर्ट आप मानो, मुझे बताओ, एक बात बताना प्लीज, एक छोटी छोटी सी क्वेश्चन मेरा बनता है। टेल मी बेटा, सुनो ध्यान से बात को। मैं कहता हूं भाई, किसी कंपनी ने, लिसन टू मी, समझना, मैंने बोला किसी कंपनी ने, हमारी कंपनी कौन? मैंने बोला छुई मुई लिमिटेड। कौन कंपनी हमारी? छुई मुई लिमिटेड। हमारी छुई मुई लिमिटेड ने क्या किया बेटा? क्या किया? 100 रुपए का शेयर, 100 रुपए का शेयर 20 रुपए प्रीमियम पे बेचा, इशू किया। तो जवाब दो, पब्लिक ने इसे कितना पैसा दिया होगा? भाई पब्लिक ने अगर पैसा दिया तो कितना पैसा दिया? सर ऑब्वियस 120 रुपए दिया। तो पब्लिक तो 120 रुपए दे रही है ना, इसका पब्लिक क्या बोल रही है? पब्लिक तो ये कहना चाह रही है, समझना मत ध्यान से, बड़ा ही प्यारा पॉइंट है ये। क्या इसका मतलब ये हुआ कि पब्लिक ने जो 120 रुपए दिया, तो पब्लिक ने ये बोल के दिया कि हाँ जी, हम तो बेवकूफ है, हमारे तो सर पे लिखा हुआ है, हम तो पैदाइशी बेवकूफ है, हम तो कंपनी को 100 रुपए दे रहे हैं, 20 रुपए तो कंपनी को हम बिना बात के दे रहे हैं, ऐसा?
कि 20 रुपए कंपनी का प्रॉफिट के नाम पे दे रहे हैं, हम तो भैया हमारा तो बस 100 रुपए इन्वेस्ट कर दो, 20 रुपए तुम खा जाओ, ऐसा? टेल मी। नहीं भाई, कम वो क्या कर रहे हैं? भाई आपने शेयर 120 का दिया, 15 का 115 का दिया, डजेंट मैटर। हमने तो भैया 120 दिया है, तो हमारा तो 120 इन्वेस्ट होना चाहिए। समझ रहे हो? हम तो अपनी कैलकुलेशन 120 के हिसाब से करेंगे। तो कंपनी का क्या ये 20 में प्रॉफिट होता है? तो आंसर इज नो। तो ये बात रट्टा मारनी पड़ी? नहीं सर, ऑब्वियस बात है कि हम जब लिखते हैं कि क्या सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट का पैसा प्रॉफिट होता है, आंसर इज नो गाइस, ये प्रॉफिट नहीं होता। इसे लिखा हुआ, पढ़ने का लिखा हुआ है, कह रहा एंड सच अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। कंपनी इस पैसे को कभी भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज नहीं कर सकती। तो एक बड़ा ही प्रश्न आया बेटा, पूछूं आप लोगों से? एक बड़ा ही प्यारा प्रश्न आया, बताओ पूछूं? हाँ। मनीष बेटा, जितने टॉपिक मैं क्लास में कवर रिवीजन रिवीजन करवा रहा हूँ, उनके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जिन टॉपिक में पढ़ा चुका हूँ उनको छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। उसमें आपको ना तो मॉड्यूल उठाना है, ना ही कोई बुक उठानी है। डोंट वरी, सीधा जाओ, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, और आप ये चमत्कार देख लोगे अपने आप से कि आपके सारे क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएंगे। डैम श्योर, ये मेरी गारंटी है बेटा। ठीक है, आओ बात करते हैं। लिसन टू मी गाइस, समझना। इसीलिए मैंने नोटिस करना कि अपने रिवीजन पार्ट के अंदर, हम लोग अपने रिवीजन और सेक्शन ए पार्ट में, हम लोग अपने एक क्लास में एक टॉपिक पिक नहीं कर रहे हैं, हम मल्टीपल टॉपिक्स को पिक कर रहे हैं, इवन पूरे पूरे चैप्टर्स को पिक कर रहे हैं। ठीक है, जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा इस तरीके से। चले, आइए एक बात बताओ यार, छोटी सी बात बताना। अक्सर यहाँ से चीज सीखने को मिली। तो पहली बात तो, सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा प्रॉफिट नहीं कहलाएगा। आज थोड़ा गला बैठा हो भैया, 3 दिन से गला ही बैठा हुआ है, फिर भी पढ़ा रहा हूँ, तो प्लीज थोड़ा सा प्यार करो, है ना? सुनो, तो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा प्रॉफिट नहीं कहलाता। बट मेरा प्रश्न ये आया कि कंपनी कौन से पैसे को, अगर मान लो क्वेश्चन मिलता आपको, एक क्वेश्चन मिलता, ठीक है, और क्वेश्चन में लिखा होता इसमें से कौन से वाले पैसे को कंपनी डिविडेंड देने के रूप में यूज नहीं कर सकती, डिविडेंड देने के रूप में यूज नहीं कर सकती। तो ऑप्शन में अगर आपका सिक्योरिटी प्रीमियम लिखा होता, तो क्या आप उसे टिक नहीं करते क्या? क्योंकि सिंपल सी बात भैया, जब प्रॉफिट ही नहीं है तो डिविडेंड कहां से दोगे? जब ये वाला पैसा प्रॉफिट ट्रीट ही नहीं किया जा रहा, तो क्या इसे अब डिविडेंड में ट्रीट करोगे? आंसर इज नो। समझ में आया? अर्जुन कह रहा है सर ये मेरे फर्स्ट क्लास है, आई डिडंट नो चैप्टर। अर्जुन स्पेसिफिकली बेटा हमारा शेयर कैपिटल वाला चैप्टर चल रहा था हमारी लास्ट क्लास से, ठीक है, उसी के अपकमिंग टॉपिक्स हमारे पास में। आज हम अपने पास सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट एक टॉपिक है वो पढ़ रहे हैं। हम पढ़ेंगे अपने पास में डिबेंचर्स वाला पार्ट, बोनस इश्यू वाला पार्ट, रिमेंबर एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन वाला पार्ट, रिमेंबर, और डिबेंचर ट्रस्टी है वो वाला पार्ट पढ़ेंगे। तो करीबन हमारे पास में 5 से ज्यादा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं आज क्लास के अंदर। ठीक है, ओके। तो बताओ बेटा, है आंसर? तो आंसर इज नो, नो 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 नो। तो आगे बढ़ो। तो याद रखना बेटा, जब कोई पार्ट प्रॉफिट ही नहीं है तो उसे डिविडेंड के रूप में यूज किया नहीं जा सकता। वो जिनको पता है ना भैया डिविडेंड क्या होता है, बट डिविडेंड का मीनिंग है डिविडेंड इज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट, इज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट। तो जब ये प्रॉफिट है ही नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा प्रॉफिट है ही नहीं, तो हाउ यू कैन यूज सच मनी टू प्रोवाइड द डिविडेंड? बोलो क्लियर? आ गया हूं। चलो नेक्स्ट पे आता हूं। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या कह रहा, सुनना। कह रहा सर सेकेंडली, द अमाउंट ऑफ प्रीमियम वेदर रिसीव्ड इन कैश और इन काइंड मस्ट बी कैप्ड इन ए सेपरेट अकाउंट नोन एज अ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये तो नाम से क्लियर है भैया, बताओ ना। जो पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम पर मिल रहा है उसे एक सेपरेट अकाउंट में रखा जाता है, एंड द नेम ऑफ द अकाउंट इज सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। बेसिक बात थी, आ गया हो। तीसरी बात, द अमाउंट ऑफ शेयर प्रीमियम टू बी मेंटेन विद सच मैनर एज ऑफ शेयर कैपिटल। बोला भाई जिस तरीके से आप अपने शेयर कैपिटल का पैसा संभाल के रखते हो ना, जिस तरीके से रखते हो, उसी तरीके से आपको इसे भी मेंटेन करना पड़ता है। अब बच्चों ने क्वेश्चन है कैसे मेंटेन करना होता है? बेटा इसको सेपरेट अकाउंट के अंदर, इन शेड्यूल कमर्शियल बैंक, इन शेड्यूल कमर्शियल बैंक, जस्ट जिस तरह से आपके शेयर का पैसा कंपनी को एससीबीज, रिमेंबर, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स में रखना पड़ता है, सेम उसी तरीके से हमारे पास बेटा आपका ये वाला प्रीमियम का पैसा भी उसी की तरह रखना पड़ेगा। सिंपल सी बात ना भाई, रट्टा की मारना है। जब 100 रुपए रख रहे हो तो 120 रख लोगे। समझ क्या बोल रहा हूँ? जब 100 रुपए रख रहे हो तो 20 रुपए अलग से जो ले रहे हो आप पब्लिक से, उसको भी एक अलग अकाउंट में डालोगे, रिमेंबर। और इसकी ट्रांजेक्शन भी वैसी होने वाली है, शेयर की होती है। आगे आता हूँ। चौथी बात क्या बोल रहा है? कह रहा है सर सुनो, कह रहा है सर सिक्योरिटी अकाउंट कैन नॉट बी ट्रीटेड फ्री रिजर्व। बताओ बेटा बताओ, ये बड़ा प्यारा पॉइंट आया, ये मेरे को प्यारा टॉपिक लगता है। बताओ, टेल मी, क्या सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे को किसी भी जगह यूज किया जा सकता है? टेल मी हाँ या ना। और ये तो आप जानते हो इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बताओ,
क्या सिक्योरिटी प्रीमियम वाले पैसे को किसी भी काम के लिए यूज किया जा सकता है? नो 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 नो, नहीं ना भैया, समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? तो क्यों नहीं कर सकते बताना मुझे? क्योंकि ये फ्री रिजर्व नहीं होता, ये लिखा हुआ है। क्योंकि ये हमारे क्या है, ये कैपिटल नेचर का होता है बेटा, ये कैपिटल नेचर का रिजर्व है बेटे, इसलिए इसको ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि आपने कहीं भी यूज कर लोगे, इसके लिए भी कंडीशन है। सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा सिर्फ कुछ स्पेसिफिक जगह पर यूज हो सकता है हमारे पास में। समझ में आएगा? तो ये चार बातें हैं जो इसके रिगार्डिंग थी, जिन्हें हम याद रखने जा रहे हैं कि भैया सिक्योरिटी प्रीमियम पे वो चार बातें कौन सी। समझ में आई बेटा? बताओ बताओ बताओ, समझ में आई? चलें आगे बढ़े। डन 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 डन। ओके, आगे बढ़ू, नेक्स्ट पे आऊं। ऑथर नोट लिखा हुआ हमारे पास बेटा, बताना मुझे ऑथर नोट। ऑथर नोट में सिंपल सी बात यही लिखी है, बताना, बात करना। कह रहा सर, जब कंपनी शेयर को प्रीमियम पे इशू करती है, चाहे कैश में करे अदर देन कैश में करे, कह रहा सम इक्वल्स टू द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ द प्रीमियम इज रिसीव्ड ट्रांसफर टू ए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये बात तो हमने ऊपर ही पढ़ ली भैया, इसके पैसे को सेपरेट अकाउंट में रखा जाएगा। नंबर टू, नो प्रोविजन, ये पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 4 बताओ, नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड इन द आर्टिकल्स टू इशू द शेयर ऑफ प्रीमियम। बताओ, क्या कंपनी अपनी सिक्योरिटी को प्रीमियम पे इशू, बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, बट बेसिक है, बट टेक्निकल ध्यान रखना। कंपनी अपने शेयर को, सिक्योरिटीज को इशू कर रही है प्रीमियम के ऊपर, तो क्या इसका प्रीमियम पे इशू करने की बात को ऑथराइजेशन लेना आर्टिकल में रिक्वायर्ड है क्या? बताना। क्या आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में इसके लिए पहले से प्रोविजन होना चाहिए? बताओ बताओ। तो रिक्वायरमेंट लो ने बोला नहीं है भैया, प्रीमियम पे इशू करो, प्रीमियम पे इशू करो, क्योंकि प्रीमियम पे इशू करना इज द डिसीजन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। रिमेंबर, बीओडी विल डिसाइड भैया, बीओडी विल डिसाइड। तो याद रखना सर, रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नंबर वन, ठीक, आ गया। चलो आगे आते हैं। लो भैया लो, अब बात आएगी ये वाली, और प्लीज इस वाले टॉपिक पे लिख लो। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा है, जो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा है, उसे यूटिलाइज कैसे करोगे? उसे यूटिलाइज कैसे करोगे, मुद्दा ये है भाई। पहले मुझे बताओ, अभी तक जो तुमने बातें जानी, क्या ये बातें क्लियर है तुम लोगों को? क्या मैं इस पे क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से? अभी एक बार बताना, जो मैंने अभी आप लोगों ने पढ़ा, क्या इस पे मैं प्रश्न पूछ सकता हूँ? पूछो सर, पूछो, बताओ बेटा, पूछो। हाँ चलो पूछता हूँ। पहला, क्या सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट अकाउंट में से डिविडेंड डिक्लेयर किया जा सकता है? यस और नो, बताइए। क्या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में से डिविडेंड डिक्लेयर हो सकता है? हाँ, मेरे कार कर दो है, हद दो ना लायक। नो, ये अर्जुन कैसे बेटा, यस कैसे लिख रहे हो? भूल गए तो फिर से, इसलिए बोला पूरा फोकस क्लास में रखो ना लायक हो। समझा तो मैं अपने आप दूंगा आप लोगों को टॉपिक, बताओ मुझे। और ये गारंटी मेरी, अगर आपने सुन लिया ना, तो आपके ब्रेन में ये पूरा लीगल प्रोविजन बिठा भी दूंगा अपने आप से। बताओ। तो गाइस सोचो ना, नालायक हो। जब सिक्योरिटी प्रीमियम, जिन्होंने यस बोला उनके लिए बोल रहा हूँ बात में। भैया सिंपल सी बात, सबने नो कहा, लेकिन कुछ बच्चों ने नो यस बोला है। यस क्यों बोला भाई तुमने? बताओ क्यों बोला? हमारी मर्जी, क्यों मर्जी? सुनो बात ध्यान से। भाई सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा जब प्रॉफिट ही नहीं है, उसे प्रॉफिट ट्रीट ही नहीं किया गया, तो डिविडेंड कैसे बांटोगे उसमें से? सर समझ में थोड़ा कम आता हमको, इसलिए। अरे सुनो, डिविडेंड कंपनी तब डिक्लेयर करती है जब प्रॉफिट होता है। अब समझ में आई बात? तो जो अमाउंट प्रॉफिट ही नहीं है, तो हाउ यू कैन यूज सच फंड टू प्रोवाइड डिविडेंड? नंबर वन, बोलो, याद रहेगा? ठीक है। अब बताओ अगला पार्ट, क्या सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे को अदर देन, जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे को, जैसे शेयर के पैसे को मैनेज किया जाता है कंपनी की साइड से, वैसे ही करना होता है, या कोई नया तरीका होता है इसके लिए? टेल मी। क्या वही सेम प्रोविजन या वही सेम गाइडलाइंस टू मेंटेन द गाइडलाइंस मेंटेन, कौन सी गाइडलाइन शुड फॉलो टू मेंटेन द शेयर कैपिटल अमाउंट विल बी फॉलोड ऑन सिक्योरिटी अकाउंट और नोट? टेल मी। हाँ सर, सेम ही रहेगी, सेम ही रहेगी, सेम ही। अर्जुन कोई दिक्कत नहीं, सो हमारी क्लास में सॉरी बोलना अलाउड ही नहीं है बेटा, बस कहा करो हाँ ओके समझ में आ गया, डन। सेम 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 समझ में आ गया? आ जाओ भैया, आगे आते हैं। अगला पार्ट बेटा, कह रहा सर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रीमियम अमाउंट। अब बात आ गई भैया उसकी, किस पैसे को अगर हम अपने पास डिविडेंड बांटने में यूज नहीं करेंगे, तो फिर कहां कहां पे यूज कर सकते हैं? और आप जानते हो, और अगर आपने अपने प्रीवियस एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस देखे हैं, तो दिस दिस टॉपिक, इस टॉपिक ने अपनी एक अहम भूमिका निभाई है हमेशा।
और ये हमेशा बेटा आप एग्जामिनेशन पॉइंट से इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रहा है। ठीक है, आओ बात समझते हैं। क्या बोला क्या बोला क्या बोला, अरे वही तो पूछ रहे क्या बोले, जानेंगे इससे, ये खुद बताएगा हमको। पढ़ना, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कैन बी यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पस। आपका सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा आप कहां कहां पे यूज कर सकते हो, आप मतलब कंपनी कहां कहां पे यूज कर सकती है, ये बात कर रहे हैं। आवाज क्लियर आ रही है ना बेटा? थोड़ी मुझे लग रहा है आवाज गूंज रही है मेरी इस टाइम पे, कफ की वजह से, है ना? सुनो, नंबर वन कह रहा है सर, इशूइंग फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। तो पहला क्या है भैया, याद, अब देखो बेस्ट तरीका बता रहा हूं, याद रखना कहां कहां यूज होगा। बोनस शेयर को इशू करने के लिए, बोनस शेयर को इशू करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को यूज किया जा सकता है। और अगर याद नहीं है तो याद करो, जब हमने बोनस इशू का नाम पढ़ा था तो हमने बोला था भाई बोनस शेयर कैन बी इश्यूड फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये बात याद है? हाँ सर याद है। तो सेम यहां पे तो उल्टा हो गया ना भैया, वही बात तो उल्टी कर दोगे कि सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा बोनस शेयर इशू करने के लिए यूज किया जाता है। नंबर टू, कह रहा राइटिंग ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, कंपनी के छोटे छोटे एक्सपेंसेस हैं उनको राइट ऑफ करने के लिए भी यूज किया जाता है। नंबर टू, नंबर वन, नंबर टू, आगे राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ कमीशन पेड, कमीशन दिया, डिस्काउंट दे रहे हो, शेयर को इशू कर रहे हो, डिस्काउंट अपने पास में डिबेंचर इशू कर रहे हो, उस सिनेरियो में जो खर्चे हो रहे हैं, जो खर्चे हैं, जो कमीशन दे रहे हो, जो डिस्काउंट दे रहे हो, उसके लिए भी नंबर तीन, सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा यूटिलाइज हो सकता है। याद रखा, बोनस इशू, राइटिंग ऑफ करना, या फिर जो कमीशन दे दिया, डिस्काउंट पे कर दिया, खर्चे लगे थे जब शेयर इशू किए थे कंपनी ने, या डिबेंचर इशू के जब खर्चे लगे थे, उनको भी राइट ऑफ करने के लिए दिस अमाउंट कैन बी यूटिलाइज। गाइस आगे बढ़ो, आगे आओ। प्रोवाइडिंग फॉर प्रीमियम पेबल ऑन द रिडम्पशन ऑफ एनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, या फिर डिबेंचर ऑफ द कंपनी। बताओ ना, सिंपल सी बात, एक वर्ड आया यहाँ पे, सुनना ध्यान से, वर्ड सुनना, सही समझ में। रिडम्पशन बोलते हैं पेमेंट करने को बेटा, द रिपेमेंट या पेमेंट, रिमेंबर। तो अगर आप प्रेफरेंस शेयर की पेमेंट कर रहे थे, आप डिबेंचर्स वालों की पेमेंट कर रहे थे, तो उस टाइम पर आप उनको, सुनो ध्यान से, प्रोवाइडिंग फॉर द प्रीमियम पेएबल, आप उनको जो एडिशनल अमाउंट पे कर रहे हो, जो प्रीमियम पे कर रहे हो, रिमेंबर, पेमेंट के टाइम पर अगर किसी को पेमेंट जा रही है, प्रेफरेंस वालों को जा रही है, डिबेंचर वालों को जा रही है, तो यू कैन यूज सच मनी। सर क्या समझ में नहीं आया, थोड़ी सी बात क्लिक नहीं कर पा रही। एक बात बताओ यार, एक बात पूछता हूँ, रिप्लाई करना, उसके बाद तुम्हें डाउट क्लियर हो जाएगा ये वाला पार्ट। तो डाउट तो पूछा ही नहीं, फिर पूछ रहा हूँ मैं, प्लीज सुनना। क्या जो पैसा जिस चीज के नाम से आया, जिसका नाम था प्रीमियम प्रीमियम प्रीमियम, तो क्या उसी पैसे को मैं उसकी उसी पर्पस के लिए यूज कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा? बताओ, क्या प्रीमियम का पैसा प्रीमियम की पेमेंट करने में यूज नहीं हो सकता क्या? टेल मी, बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अपार्ट फ्रॉम दिस लाइन बताओ, क्या प्रीमियम का पैसा प्रीमियम की पेमेंट करने में यूज नहीं होगा? हो सकता है। तो वही यहां लिखा हुआ है कि प्रेफरेंस शेयर की पेमेंट का रिडम्पशन कर रहे थे या डिबेंचर रिडम्पशन कर रहे हो, तो उस केस में उन पे जो प्रीमियम की पेमेंट कर रहे हो उसके लिए भी यूटिलाइज किया जा सकता है। समझ में आ गई बात? यही बात बोली है। आगे आ जाओ, चलो भैया आगे। बोला और क्या है? याद करो, कल वाली क्लास में हमने टॉपिक सीखा था बाईबैक ऑफ शेयर, तो क्या वहां भी बाईबैक के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का नाम आया था? अगर क्लास याद है बताओ, क्या कल वाली क्लास में हमारे बायबैक ऑफ शेयर वाले पार्ट में कंपनी अपनी सिक्योरिटीज को बायबैक करती है, तो क्या वहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का नाम आया था? आया था। क्यों आया था? क्योंकि रीजन इज, एज पर द लीगल प्रोविजन, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कैन बी यूज फॉर द बायबैक ऑफ शेयर। शेयर को वापस खरीदती है कंपनी, उस केस में भी यूज किया जा सकता है। तो बोलो याद रहेगा, बोनस इश्यू, बाईबैक वाला पार्ट, दो तो ये हो गए भैया। तीसरा, पेमेंट करने के लिए, एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, इसके लिए इस पैसे को यूटिलाइज किया जा सकता है। तो क्या इससे एक बात समझ में आई कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट एक फ्री रिजर्व नहीं है, एक स्पेसिफिक रिजर्व है? बताओ, क्या मैं बोल सकता हूं कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का पैसा एक फ्री रिजर्व नहीं है, ये एक तरीके का हमारे पास स्पेसिफिक कैपिटल नेचर का रिजर्व है? समझ में आया बेटा? तो सिंपल सी बात बेटा, इस पैसे को आप हर जगह यूटिलाइज नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, और कहाँ कर सकते हो ये आपको याद रखना पड़ेगा। चले, नाइस, आगे आ जाओ। लो कुछ लिखा है तुम्हारे लिए, आओ आओ आओ, चलो क्या लिखा, यहाँ तक क्लियर हो गया? क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। सुनना, कह रहा है इन केस ऑफ सच क्लास ऑफ कंपनीज वेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कैन बी यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पस। है क्या बोल रहा है भैया? ये क्या बोल रहा है? कह रहा है भैया सिंपल सी बात समझना, कुछ कैटेगरीज है कंपनीज की, रिमेंबर, जहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो विद कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड,
जिन्होंने अपनी एक सिंपल सी बात है, ये क्या कर रहा है सर, मजाक कर रहा है, क्या लिखा हुआ है इसमें बताना, क्या लिखा हुआ है, सिंपल सी बात लिखी है। जो कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती हैं, तो इसमें नई बात क्या है भाई, बताना। भाई कंपनीज को तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी होती है, कोई नई बात है इसमें, बताओ। बच्चा कहेगा, अरे सर हमारी किताब में बात लिखी थी, हमको समझ नहीं आई। अरे बताओ ना भैया, क्या सभी कंपनी जब अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी करेगी तो क्या एज पर दी प्रोविजन ऑफ द एक्ट, एज पर द स्टैंडर्ड्स उसको फॉलो नहीं करती क्या? करती है सर, करती है। और जब करती है तो नई बात क्या है इसमें भाई, बात तो वही है इसके अंदर, समझ में आया? तो क्या बोला, इनके लिए क्या यहाँ पर सिक्योरिटी पेमेंट का पैसा यूटिलाइज करके किसके लिए, इशूइंग फुल्ली पेड बोनस। बताओ क्या ये सेम बात पहले आ चुकी है? आ चुकी है, तो अलग से याद रखोगे नहीं। जो आपने ऊपर बातें पढ़ी है बेटा वही नीचे लिखी हुई है, मतलब ये तीनों प्रोविजन वही तीन प्रोविजन है। ये मैंने क्यों उठाया पता है, स्पेसिफिकली तुम्हारे मॉड्यूल में लाइन को अलग से लिखा हुआ है। क्यों लिखा है भाई, दिस नो रिक्वायरमेंट। जब एक बार आप पढ़ चुके हो, एक बार आप पढ़ चुके, काटा मारो काटा, तो एक बार आप पढ़ चुके हो कि भैया ये पैसा यूटिलाइज हो सकता है बोनस इशू के लिए, एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए और बाईबैक के लिए, तो हम इसे दोबारा दोबारा क्यों पढ़ेंगे? आपको इतना पढ़ना काम खत्म हो गया, समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? रिक्वायरमेंट समझ में आई? तो बार बार अगर कोई चीज रिपीट हो रही है डजंट मीन कि आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। अगर रिपीट हो रही है आप उसको सिंगल में याद रखो। याद आ गया, चले आगे बढ़े, आ जाओ भैया आगे आते हैं। अब बात है हमारे पास में, अच्छा क्वेश्चन पूछूं, मेरा एक प्रश्न है आपसे, क्या कंपनी अपनी सिक्योरिटीज को डिस्काउंट पे इशू कर सकती है? बताओ, क्या कंपनीज को अपनी सिक्योरिटीज को डिस्काउंट पे इशू करने का राइट है, हाँ या ना? अब आएगा मजा, अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। कोई कह रहा है नो, कोई कह रहा है यस, कोई कह रहा है नो, कोई कह रहा है यस। एक बार शिवम या योगेश कोई भी सुन रहे हैं प्लीज पानी की बोतल दे दो मेरी यार, भूल गया मैं। बताओ बताओ बताओ। नो यस, नो यस, नो नो नो, नो यस, नो यस, नो नो नो, नो यस, नो यस, नो नो नो, है ना? नालायक को सुनो ध्यान से, वो बात पुरानी है बेटा, जो तुम सुन के आए थे, डिस्काउंट पे इशू कर दिया, डिस्काउंट पे। लिसन टू मी, यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन वर्ड नहीं लिखा, यहाँ पे प्रोहिबिशन वर्ड लिखा है। रेस्ट्रिक्शन होती तो कहीं ना कहीं कोई चांसेस थे, और जब प्रोहिबिशन बोल दिया मतलब वर्जित, अलाउड ही नहीं है। तो जनरल सिनेरियो में, जनरल केसेस में अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या कोई कंपनी डिस्काउंट पे सिक्योरिटी इशू कर सकती है, योर आंसर विल बी नो। क्या बोला मैंने दोबारा? हाँ आदित्य, आदित्य ने अच्छी बात बोली, एम्प्लॉय वो एक्सेप्शनल पॉइंट है बेटा आदित्य, एग्जैक्टली। बट मैंने क्या बोला, जनरल केसेस में अगर ये पूछा जाए कि क्या कोई कंपनी पब्लिक को सिक्योरिटी इशू कर रही है और वो डिस्काउंट पे इशू करना चाहती है, तो क्या वो कर सकती है? आंसर इज नो। आंसर क्या रहेगा आपका? नो। लेकिन सोचो ना, आपने, हमने अपने आई थिंक कल नहीं परसों वाली क्लास में सीखा था, हमने परसों वाली क्लास में एक बात की थी, स्वीट इक्विटी शेयर। अपने एम्प्लॉइज को, अपने डायरेक्टर्स को एज ए रिवॉर्ड के रूप में, प्लीज मैं जो बोल रहा हूं उसे मिस मत करना मेरे भाई, समझ रहे हैं? मेरी हर एक बात में क्वेश्चन छिपा हुआ है, सुनना। बताओ मुझे, हमने बात की थी स्वीट इक्विटी शेयर की, तो स्वीट इक्विटी का मतलब ही क्या था? अपने एम्प्लॉइज को, अपने डायरेक्टर को एज ए रिवॉर्ड के रूप में शेयर देना डिस्काउंट के ऊपर, रिमेंबर, या उनके काम के कंट्रीब्यूशन के बदले में। तो वो पार्ट, वहां पर क्या डिस्काउंट एप्लीकेबल होता है? बताओ। अगर एम्प्लॉइज को, डायरेक्टर को उनके काम के बदले, काम बड़ा अच्छा किया, एक डायरेक्टर ने बहुत अच्छा काम किया, एम्प्लॉइज ने बहुत अच्छा काम किया, तो उन्हें कैश देने की जगह कंपनी अगर उन्हें अपने शेयर डिस्काउंट पे दे रही है, तो क्या वो मना है? नहीं सर, वो मना नहीं है। बट याद रखना, पब्लिक को इशू करना मना है, पब्लिक को इशू नहीं कर सकते आप। समझ में आ गया? ओके, आइए बात कर लेते हैं। चलो भैया, तो टॉपिक का नाम है प्रोहिबिशन। यहाँ पर प्रोहिबिटेड मतलब, देखो प्रोहिबिशन का मतलब चेंज नहीं होता भाई। अगर आपके लॉ में कहीं वर्ड लिखा हुआ है रेस्ट्रिक्शन, तो मतलब कहीं ना कहीं ऑल्टरनेट निकल जाएगा, यू कैन यूज सच फंड। बट अगर वर्ड लिखा प्रोहिबिशन, दैट मींस यू आर नॉट अलाउड, आपको मना है भैया, साफ तौर पर मना, नहीं कर सकते, ना नहीं कर सकते। क्या पढ़ना, लिखा हुआ पढ़ना, कह रहा सर, इश्यू ऑफ शेयर डिस्काउंट इज प्रोहिबिटेड एक्सेप्ट इन केस ऑफ, क्या लिखा है, स्वीट इक्विटी शेयर, मीठे वाले शेयर। कौन से मीठे वाले शेयर बोलेंगे इसको? नहीं, तो याद रख सकते हो, यू कैन यूज सच वर्ड, है ना? वो स्वीट अलग होता है ना, तो स्वेट इक्विटी शेयर बोलते हैं, शॉर्ट में होता है स्वेट इक्विटी शेयर। बट हम इसको नाम देंगे आज, कौन सा, आज के बाद इसका नामकरण हम करेंगे। जैसे आंटी को हम बोलते हैं आरओसी, अंकल को बोलते हैं सेबी, चाचा जी को बोलते हैं सीजी,
है ना, सीजी मतलब चाचा जी हमारे, है ना, आंटी को है आरओसी। ऐसे आज के बाद हमारे स्वीट इक्विटी शेयर का नाम पड़ेगा मीठे वाले शेयर, मीठे वाले शेयर। तो अगर याद रखना है तो बताओ कौन से वाले शेयर, खट्टे वाले ये बोल सकते हैं बेटा, बताओ, बोलो बोलो बोलो, किन शेयर को डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है? आंसर मीठे वाले शेयरों को सर, मीठे वाले शेयरों को। हाँ, जूही कह रही लैग हो रहा है बेटा, सच्ची मुझ लैग हो रहा है। बाकी कोई भी हो रहा है बेटा? आई डोंट थिंक सो, यहाँ तो प्रॉपर चल रहा है बेटा, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, अब ठीक है, ओके। बेटा मैं ना एक बार अमृत ले आता हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा लगा रहा तो नॉर्मली गला पूरा चल जाएगा। एक मिनट रुकना खाली, एक मिनट। हाँ जी बंधुओं, चले, तो मीठे वाले शेयरों को डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है। चले आगे बढ़े, आगे आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अगला प्रश्न देखो, यहाँ एक बात बताऊं, बड़ी प्यारी बात सीखो यार। अगर लो तुम पढ़ रहे हो और लो की लीगल लैंग्वेज तुम्हें याद नहीं हो रही है, ठीक है, तो समझ लो कि मैंने पहले ही बताया कि आप गलती कर रहे हैं लो को पढ़ने की। लो को पढ़ने का, लो की लीगल लैंग्वेज पढ़ने का तरीका होता है। वो तरीका ये होता है कि एक लाइन पढ़ी, खुद से क्वेश्चन पूछा, फिर आंसर दिया, फिर लाइन पढ़ी, क्वेश्चन पूछा, आंसर दिया। मतलब चीजें याद करनी है तो ऐसे याद रखें। मैंने पूछा क्या मीठे वाले शेयर डिस्काउंट पे होंगे, आपने बोला हाँ या ना, जब आंसर हाँ में आएगा या ना में आएगा, रिमेंबर, तब चेक कर लो उस टाइम पे आंसर, क्या आंसर, अच्छा, फिर वो बात आपको हमेशा याद रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, चलो अगला प्रश्न पूछो अपने आप से। कह रहा भैया द प्रोहिबिशन अप्लाइज टू ऑल दी कंपनीज और ओनली प्राइवेट है पब्लिक? बताओ बताओ बताओ, ये जो प्रोहिबिशन है कि डिस्काउंट पे इशू नहीं कर पाओगे पब्लिक को, तो बताओ क्या ये प्रोहिबिशन सभी कंपनी पर है या कुछ गिनी चुनी कंपनीज के ऊपर है? कि नहीं नहीं, खाली ये जो चार कंपनी इन पे एप्लीकेबल नहीं है, इसके बाहर जो उन पे एप्लीकेबल है, ऐसा? वेरी गुड, ऑल दी कंपनीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना, ऑल दी कंपनीज। अगले पे आता हूं, एनी इशू जो डिस्काउंट पर शेयर इशू होते हैं, बताओ क्या वो वैलिड होता है? अब कंफ्यूज कर करूं, ऑप्शन दिया वैलिड, ऑप्शन दिया वोइडेबल, ऑप्शन दिया इलीगल। बताओ वैलिड, वॉइड, इलीगल और वॉइड, क्या आंसर आएगा? एबीसीडी, टेल मी। वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल, वॉइड। तो वॉइड का मीनिंग क्या सीख क्या है? वॉइड का नया मीनिंग सीख क्या है? नो सर, वॉइड का मतलब हमेशा यही रहेगा। आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट को तो बेटा हमने घोट घोट के पिया है, घोट घोट के पिया, ऐसा पिया है जिसने पढ़ लिया जिंदगी में उसके दिमाग से सब कुछ निकल जाएगा। अपनी गर्लफ्रेंड को भूल जाओगे, है ना, अपनी वाइफ को भूल जाओगे, लेकिन आपके मन में ये कभी नहीं भूलोगे कि वॉइड क्या होता है, वॉइडेबल क्या होता है, वैलिड क्या होता है, इलीगल क्या होता है। हाँ जी, तो वॉइड ना, ना 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 अर्पित काहे बात कर रहा है बेटा? हाँ सुनो, वॉइड एब इनिशियो हैविंग अ डिफरेंट मीनिंग बेटा, मैंने बताया कमर्शियल लॉ के अंदर वॉइड एब इनिशियो एक अलग वर्ड है, वॉइड एक अलग वर्ड है बेटा। यू कैन नॉट यूज सच वर्ड्स, आप इन दोनों वर्ड को सेम नहीं। थैंक यू सो मच योगेश जी। हाँ जी, वेरी गुड चित्राक्षी। गाइस समझना, लॉ ने जिन चीजों को पहले से ही बोल दिया, लिख दिया कि भैया ये चीज शुरुआत से ही वॉइड रहेगी। अब मैं वर्ड क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि अब आप बताना कि वॉइड और वॉइड अब इनिशियो हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है? बड़ा ही प्यारा प्रश्न पूछ रहा हूँ, रिप्लाई करना, ठीक है? हाँ जी, वेरी गुड जो एग्जैक्टली बेटा। बताओ बेटा, लॉ ने जिन चीजों को पहले से लिख दिया कि ये इन्हें लॉ एनफोर्स नहीं करेगा, क्योंकि वॉइड का मीनिंग होता है नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ, एंड व्हाई आई एम सेइंग नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ, इट सिंपली मींस दैट। हाँ जी, बेटा, अर्थ बेटा, संतोष सर का डायलॉग संतोष सर पे शूट करता है बेटा, मेरे पे शूट नहीं करता। ब्रह्मा जी का डायलॉग ब्रह्मा जी पे बेटा। हाँ सुनो, तो व्हाइल वी आर सेइंग नॉट एनफोर्सिबल व्हिच मींस नॉट परमिटेबल बाय लॉ, रट्टा मत मारा करो। एनफोर्स को बोलते हैं परमिशन, परमिटेबल, परमिशन मिलना। एनफोर्स को ही बोलते हैं एप्लीकेबल। तो while you are using the word enforceable by law, it means applicable by law, it means permittable by law. तो अब void का मीनिंग क्या हुआ? Not enforceable by law. हालांकि अगर आपको चीजें अभी भी क्लियर नहीं है इन बच्चों को, तो मैं चाहूंगा जाके एक क्लास लिए मैंने अभी रिसेंट में, जहां मैंने अग्रीमेंट को बेटी, शादी को बहू, शादी को एनफोर्सेबल बाय लॉ,
बहू को कॉन्ट्रैक्ट नाम दिया था, और वहां बेटी बहू कंसेप्ट के थ्रू कि बेटी बहू कब बनती है हमने पूरा कंटेंट क्लैरिफाई कर लिया था। फिर बहू की टाइप सीख ली थी, बहू मतलब अच्छी बहू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अच्छी बहू के संस्कार असेंशियल एलिमेंट्स, रिमेंबर। तो ऐसे हमारा पूरा कंटेंट एक पूरी कहानी में शादी के माहौल में पूरा हो गया। ठीक है, तो अब मुझे इस बात का रिप्लाई करो, क्या कह रहा है? वॉइड का मीनिंग क्या होता है? तो वॉइड का मीनिंग क्या है? विच इज नॉट एनफोर्सिबल। तो लॉ ने जिन चीजों को पहले से मना कर दिया, लॉ में पहले लिखा गया, तो उन्हें बोलते हैं वॉइड एब इनिशियो। लेकिन कोई चीज जिसे बाद में फाइनलाइज किया जाएगा कि हाँ भैया नहीं नहीं नहीं, ये अलो अलाउ नहीं कर रहा, बाद में अलाउ नहीं कर रहा, उसे बोलते हैं वॉइड। मतलब कोर्ट में कुछ बात पहुंची, डिसाइड किया गया, तो बोला वॉइड। तो अगर ये बात पहले से लिखी हुई थी तो बोलते हैं वॉइड अब इनिशियो, रिमेंबर। ओके, अदरवाइज क्या बोलते हैं? वॉइड ओनली, वॉइड ओनली। ठीक है, चले आगे आते हैं, आगे बढ़ाते हैं बेटा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वर्ड नहीं आ रहा हमारा, खाली वॉइड वर्ड आया। आगे आते हैं, अगली बात बताओ। कह रहे जहां पे कंपनी कॉन्ट्रैक्ट, ओहो ये तो मेरा फेवरेट है। बताओ, जहां जहां मुझे दिखता है तुम बताओ, तुम्हें भी खुशी मिलती है जब जब तुम लॉ के अंदर प्रोविजन पढ़ते हो, लगता है कॉन्ट्रावेंशन हुआ, कॉन्ट्रावेंशन हुआ, तो खुशी मिलती है? मेरे को तो बहुत मिलती है। बताओ, अगर लॉ के अंदर किसी प्रोविजन का कॉन्ट्रावेंशन होता है, मतलब किसी के प्रोविजन को अपोज किया, कंपनी ने या ऑफिसर ने अपोज किया, इस केस में क्या होगा? कितने की जेल होगी, कितने का फाइन लगेगा ना, है ना? आओ बात करते हैं। सुना भाई लोग, कितने खुश होने लायक है ना। कह रहा सर, कॉन्ट्रावेंशन केस में कह रहा था कंपनी, जो कंपनी है, शैल बी पनिशेबल विद ए फाइन। भाई कोई कंपनी जेल जाने से रही है ना? सुना कभी कंपनी को जेल जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, ऐसा है क्या? नहीं। तो वर्ड क्या है सर? सुनना, शैल नॉट बी लेस देन 1 लाख रुपीज। क्या बोल रहे हैं? अगर कंपनी कॉन्ट्रावेंशन करती है तो 1 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक का फाइन है कंपनी के ऊपर। और ये लाइन लिखने का तरीका मैंने कल सिखाया भी था आपको। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नोट लेस देन वाला, और आपको लिख सकते हो रेंजिंग फ्रॉम 1 लाख रुपीज टू 5 लाख रुपीज। यू कैन यूज सच वर्ड। लिख सकते हो, लिख सकते हो ये लाइन को नोट लेस देन लिख दो, रेंजिंग द फाइन, रेंजिंग फ्रॉम, रेंज लिख सकते हो, रेंजिंग फ्रॉम 1 लाख रुपीज टू 5 लाख रुपीज। ये कॉमन तरीका जहां जहां फाइन की एक्सटेंडेड लिमिट होती है वहां पे। नंबर 2 पे आता हूं। बताओ, क्या ऑफिसर को छोड़ दिया जाएगा कि जा 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 सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी? आंसर इज नो। अगर वो डिफॉल्ट में है तो उसे पनिशमेंट है, जेल मिलेगी। हाँ सही सुना, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में आना ही पड़ेगा। वही वाली कहानी। किसमें बेटा? बट डिफ्रॉड जहां पे हो जाता है तो बोला क्या, 6 महीने की तक की जेल, ज्यादा नहीं है बेटा, 6 महीने तक की जेल है। इतना बड़ा बात थोड़ी, डिस्काउंट पे बताओ, डिस्काउंट पे इशू कर दिया, उसकी बात कर रहा है। 6 महीने तक की जेल, और फाइन है कितना? कह रहा 1 लाख रुपए से उतना ही 5 लाख रुपए तक का फाइन। तो जेल भी है 6 महीने की, और फाइन भी है बेटा इसके ऊपर, जेल भी है और फाइन भी है। बोलो क्लियर हो गया? हाँ, अगर ये फ्रॉड कहलाता, अगर ये फ्रॉड की कैटेगरी में आएगा आता, तो उस केस में सेक्शन 447 विल बी एप्लीकेबल, जो हम पढ़ चुके हैं कि जहां पर 10 साल तक की जेल है। समझ में आ गया? तो ये बात थी किसकी हमारे पास में? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के बारे में। और ये यहाँ पर खत्म होता है, मतलब खत्म, खत्म बेटा खत्म। इतना ही पढ़ना है इसके अंदर। ऑथर नोट पढ़ लो बेटा इसके अंदर। कंपनी में इश्यू डिस्काउंट पे इशू कर सकती है, लेकिन ध्यान रखना व्हेन दैट इज कन्वर्टेड इनटू शेयर। एक प्रश्न और पूछता है मेरे से, बनता है, बताओ मुझे। अभी आपने पढ़ा कि कंपनी डिस्काउंट पे इशू नहीं कर पाएगी अदर देन स्वीट इक्विटी शेयर। बट एक प्रश्न और आता है कि कंपनी बताओ अगर अपने डेट्स को इक्विटीज में, शेयर में कन्वर्ट कर रही है, इन शॉर्ट कहने का मतलब लोन दिया था और वो अपने बोल रहा है हमें शेयर दे दो, तो उस केस में क्या करते हैं? उन्हें अलाउ किया गया है ना। हाँ, चलो ये पढ़ लेना, इसके बाद छोड़ो, आगे आओ। लो भैया लो। अरे अरे एक क्वेश्चन और है इसमें तो, हाँ ये तो भूल ही नहीं सकते। ये नहीं, ये नहीं है इसमें, छोड़ो छोड़ो, वो कर लिया हम लोगों ने, ऊपर पढ़ लिया। चलो अगला टॉपिक हमारा बेटा खत्म हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का टॉपिक खत्म हो गया। इतना ही पढ़ना है, इसमें इस तरह करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो टॉपिक मैं क्लास में पिक कर ले रहा हूं उसके ऊपर तुम्हें फिर दिमाग लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही तुम्हें किसी बुक को पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो आप लोग, है ना। हाँ हाँ, अर्पित दोनों हो सकता है बेटा, एग्जैक्टली यस। जेल भी हो सकती है और फाइन तो लगेगा बेटा। ओके चलो आओ बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट बनता है, अगला टॉपिक हमारे पास में एक चुन्नू टॉपिक का नाम है बेटा किसका? इश्यू ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, इसको बोलते हैं ईसोप, ESOP, पी फॉर प्लान। ठीक है, छोटा बोलते हैं ईसोप। ESOP is called Employee Stock Option Plan, Section 62, Subsection 1, Clause B. Remember? Clause B. समझना ध्यान से। हाँ, ESOP। तो नाम क्या है? ESOP क्या है यार? ESOP, ESOP क्या है? ये ESOP, ESOP
कि साबुन की बातें कर रहे हैं कि अच्छा एम्प्लॉय को साबुन बांट दो, नहा के नहीं आए नहा के आएगा, सर्दियां शुरू होने वाली है, ऐसा? टेल मी, ऐसा नहीं। अब भाई नाम से क्लियर, देखो पढ़ना, एम्प्लॉयज को स्टॉक ऑप्शन देना, एम्प्लॉयज को स्टॉक ऑप्शन देना मतलब एम्प्लॉयज को शेयर खरीदने का ऑफर देना। बोलो हाँ है ना? एम्प्लॉयज को साबुन बांटना, ऐसा? ये बोलूं? आज के बाद एम्प्लॉयज सारे नहा के आए, बिना नहाए कोई ना आए, बेशक सर्दियों का माहौल चल रहा है, पर पानी की किल्लत है, बट प्लीज नहा के आए, चाहे खुद के घर में ना हो या पड़ोसी के घर में ना हो, लेकिन नहा के आओ। मतलब ये हुआ इसका? नहीं, इसका मतलब ये हुआ बेटा, एम्प्लॉयज को शेयर बेचने का ऑप्शन देना कि लो भैया तुम्हारे लिए भी शेयर ले आए, तुम भी खरीद सकते हो। और वो भी कब? स्पेशली कि कंपनी, सुना ध्यान से, अब एम्प्लॉयज कहां पर है बताना मुझे। एम्प्लॉयज तो घर में है ना? घर घर मतलब कंपनी के अंदर ही है ना? तो बोले भैया देखो बात ऐसी है, हमारी कंपनी फ्यूचर में इस डेट पर शेयर इशू करने वाली है। मैंने बोला हमारी कंपनी इस डेट पर फ्यूचर में शेयर इशू करने वाली है, और हमारा ये वाला प्राइस रहने वाला है। तुम देख लो, तुम्हें अगर आज ही खरीदनी है तो जैसे इशू करोगे आप खरीद सकते हो, मतलब एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइसेस, पहले से जो प्राइस फिक्स कर चुके हैं। यू कैन गेट द साबुन ऑन दैट डेट, साबुन मतलब सोप, ऐसा नहीं, शेयर ऑन दैट डेट, है ना? समझ में आया? आओ बात हल्ला खास करें, सुनो बात ध्यान से। तो क्या बोला पढ़ना, कह रहा एम्प्लॉय ऑप्शन प्लान मींस ऑप्शन गिवन टू द डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज। क्या बोल रहा हूं मैं? डायरेक्टर्स को, ऑफिसर्स को और एम्प्लॉयज को किस बात का ऑप्शन कह रहा है? कह रहा है ऑफिस या कौन सी, या तो खुद की कंपनी को, कंपनी के डायरेक्टर, या होल्डिंग कंपनी के, या फिर सब्सिडरी कंपनीज के। क्या बोल रहा हूं? कंपनी से कनेक्टेड कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडरी या खुद की कंपनी। क्या कह रहा है, क्या मिल रहा है ऑप्शन? इफ एनी which gives such director, officer, employees the benefit or right to purchase or to subscribe for the share of the company। कौन सी? मेन लाइन कहाँ है भाई? मेन लाइन कहाँ है इसके अंदर? मेन लाइन कहाँ है? मेन लाइन है बेटा, एट ए फ्यूचर डेट और ए प्री डिटरमाइंड प्राइस। ये है मेन लाइन। फ्यूचर में किसी डेट के ऊपर और एक फिक्स प्राइस के ऊपर, पहले से फिक्स प्राइस के ऊपर आप अगर अपने खुद के डायरेक्टर्स को ऐसा ऑप्शन देते हो, ऐसा ऑप्शन देते हो, डायरेक्टर्स को देते हो, ऑफिसर को देते हो, एम्प्लॉयज को देते हो, तो उस केस में आपके पास में, हाँ जी, हाँ यस बेटा, उसके अलावा नहीं कर सकते ऑफर, एग्जैक्टली जी। तो ऐसे केस के अंदर बेटा क्या कहलाएगा? इसी को बोलते हैं एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान। अब ये थोड़ी है कि कंपनी शेयर इशू कर चुकी है और बोला आप खरीद लो, नो। यहाँ पर कंपनी पहले से ही अपने लोगों को बता दे रही है कि हम ये चीजें लेके लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है, इस प्राइस पे रहने वाला है, तो आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, इफ यू वांट टू बाय यू कैन बाय। एंड दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ ऑप्शन, ऑप्शन मतलब चॉइस को बोलते हैं, द वर्ड ऑप्शन इन लीगल लैंग्वेज मीन चॉइस, याद रखना। ऑप्शन मतलब चॉइस, ये चॉइस मिलना ही कहलाता है बेटा एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन या एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान, ईसॉप बोलते हैं शॉर्ट में, ईसॉप, है ना? ठीक है, मैं कौन बोलेंगे? एम्प्लॉइज को बटने वाली साबुन। चलो आगे बात करते हैं, साबुन ही है भाई और क्या है ना? आओ नेक्स्ट पे आओ, नहाएंगे प्रॉफिट कमाएंगे। चलो अगला टॉपिक कह रहा है, बात समझना, इसी पे बात करते हैं। वो कौन कौन से प्रोविजन है जो रूल नंबर 12 में डिस्कस किए गए हैं, बताए गए हैं। और जब मैं कहता हूं रूल, तो क्या मुझे कोई बंधु बताएगा ये रूल का मतलब क्या है? ये रूल का मतलब कि साबुन से नहाने के नए नए तरीके, इसका मतलब ये हुआ? बताओ। क्या अगर हम रूल पढ़ रहे हैं ईसोप में, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि उस साबुन से नहाने के नए नए तरीके, या साबुन से नहाने के पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? टेल मी। वेरी गुड जूही, शाबाश बेटा। हाँ जी, कंडीशन अंडर द एक्ट, एग्जैक्टली। तो कौन कौन से न्यू प्रोविजंस हैं? द रूल मींस न्यू प्रोविजन गाइस, ऑल्टरेशन की बात नहीं कर रहे, अमेंडमेंट की बात नहीं कर रहे हो। द वर्ड अमेंडमेंट मींस किसी चीज को चेंज किया गया। रूल मतलब एकदम कुछ नया ताजा फ्रेश लाया गया, रिमेंबर, रूल बोलते हैं उसको। तो बात बोल, प्लान स्कीम शैल बी अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी बाय पासिंग एसआर। लो भैया लो, मुझे तो मेरा प्रश्न मिल गया, तुम्हें मिला क्या? मुझे मिल गया एक प्रश्न। बताओ बेटा, क्या इसके लिए शेयर होल्डर के अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है? सर लैग कर रहा है, लैग कर रहा है, लैग कर रहा है, सब कह रहे हैं लैग कर रहा है। शिवम जी आओ, शिवम जी, कि हम हिल नहीं सकते यहां से, बताओ। एक बार गाना गाओ शिवम के लिए, एक बार आजा 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 शिवम जी आज, ऐसा बोलूं? हाँ, गाना गाए? नहीं ना, गाना भी गा सकते हैं ना।
झलक दिखला जा, है ना, शिवम जी आ जा, ऐसा नालायक को। अब ठीक है, बताओ बताओ बताओ, क्या तुम्हें मेरी बेसुरी आवाज में फटे गले से क्या गाना सुनाई दिया? हाँ, है ना, परफेक्ट गाना है भैया। एक बार आ जा झलक दिखला जा, है ना, डन है गाइस। ओके चले, ठीक है। तो बताओ, मुझे मिला मेरा प्रश्न, क्या तुम्हें मिला तुम्हारा प्रश्न? है, बताओ बताओ बताओ, क्या तुम्हारी साबुन में क्या है, क्या बोलते हैं वो, होता है ना साबुन, तेरी साबुन स्लो है क्या, है ना, तो तुम्हारी साबुन स्लो है क्या, है ना। वाह सर, अच्छा गाना गाला आकांक्षा का, आकांक्षा, एक तो गला खराब, है ना, इतनी बार तो बोल चुका मैं, फिर तुम बोल रही हो अच्छा गाना गाता हूँ मैं, रोना आ जाएगा मेरे को, है ना, नलायक, सुनो ध्यान से, हाँ, प्लीज प्लीज प्लीज, हाँ कर, थोड़ा थोड़ा बेकार था और भी नलायक। जवाब दो बेटा, क्या साबुन बांटने की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉइज को जो स्टॉक ऑप्शन प्लान दिया जाता है, इसके लिए क्या शेयर होल्डर्स का अप्रूवल रिक्वायर्ड है, हाँ या ना? टेल मी भाई, अब मुझे बताओ ना, अपने एम्प्लॉइज को तुम पहले से बता दे रहे हो, तो इस बात की परमिशन नहीं लोगे कि तुम, देना पड़ेगा। तो ये जो अप्रूवल मिलता है, अप्रूवल कौन से रेजोल्यूशन को पास करके मिलता है, मेरा क्वेश्चन तो ये था, बताओ, ये अप्रूवल कौन से रेजोल्यूशन को पास करके मिलता है? ओआर, एसआर या बीओडी? ओआर, एसआर या बीओडी? इट इज एसआर, एसआर, एसआर। और एसआर का मीनिंग तो हमारे दिलो जान में बैठ चुका है, क्या बोलते हैं, मिनिमम 75% शेयर होल्डर जब तैयार हो जाएंगे तो ही आप इसे कर सकते हो, नंबर वन। नंबर टू पे आता हूं, बोला भैया, कंपनी विल हैव द फ्रीडम टू डिटरमाइन द एक्सरसाइज प्राइस इन कंफर्मिटी विद द एप्लीकेबल अकाउंटिंग पॉलिसी। क्या बोल रहा है भैया, सिंपल सी बात, शुरुआत में देख लिया आपने कि भैया इनके प्राइसेस क्या कंपनी पहले से फिक्स कर सकती है? ऑब्वियस, नाम वही था भैया, प्री डिटरमाइंड प्राइस, प्री डिटरमाइंड प्राइस। लेकिन ध्यान रखना, ये प्राइस जो फिक्स किए जाते हैं बेटा, इन द कंफर्मिटी, कंफर्मिटी वर्ड देखो, द वर्ड कंफर्मिटी बना कंफर्मेशन से। सर ये तो हम ध्यान देते ही नहीं है, देना होता है मेरे लाल लो में। अगर आपने एक बार शब्दों को, मैं गारंटी दे रहा हूं आप लोगों को, खुद चेक कर लेना, अगर आपने जिन जिन लीगल प्रोविजंस को आज तक पढ़ा है, और मैं खुल के बोल रहा हूं, और अगर आप आज से मैं आपसे पूछूं कि बताओ बेटा कौन से प्रोविजन तुम्हारे स्ट्रॉन्ग हैं, तुम चेक करना, तुम्हें वही प्रोविजन स्ट्रॉन्ग मिलेंगे जहां पर तुम्हें उस पूरे प्रोविजन में जितने भी शब्द हैं, उन शब्द का मीनिंग पता है। चेक कर लो आज ही चेक कर लो इस बात को, अभी चेक कर लो, थप्पा लगा लो इस बात पे कि हाँ है ना, बताओ, तुम्हारे वही प्रोविजन स्ट्रॉन्ग है और तुम्हें वही लीगल प्रोविजन याद भी है, उस प्रोविजन में जितने सारे शब्द हैं उन सबके मीनिंग तुमको पता है, मतलब समझ के पढ़ा है तुमने उसको। चेक कर लो, अपने आप आंसर मिल जाएगा। तो मैं क्या करवा रहा हूं, मैं आपको वही शब्दों से रूबरू भी करवा रहा हूं साथ साथ में, ताकि ये प्रोविजन ऑटोमेटिक आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाए। क्या करते हैं पता है, बच्चे गलती करते हैं, बच्चे गलती करते हैं, लोग को इंग्लिश लैंग्वेज की तरह पढ़ते हैं, यार इंग्लिश लिखे पढ़ लो, रीडिंग कर लो, नो। और उस इंग्लिश लैंग्वेज में हमारी एक हैबिट है कि कोई शब्द अगर हमें नहीं आता हम उसे स्किप कर देते हैं, पता है, इंग्लिश हैबिट होती है, अगर हम कोई वर्ड पढ़ रहे हैं तो हम उसे स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, अरे छोड़ नहीं, अरे इसका मीनिंग तो ये होता होगा, गैस कर लेते हैं मीनिंग को। यो यहाँ पे नहीं करना होता भाई, यहाँ पर आपको शब्दों का क्लैरिटी लेना होता पहले से। चले, ओके थैंक यू, आ जाओ अगला पॉइंट। तो बोला बताओ, किसका फ्रीडम, किसको आजादी मिल गई, बताओ, ऐसा बोल रहा आजादी मिल गई है ना, नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्राइस को फिक्स कर सकते हैं विद कंफर्मिटी, विद कंफर्मेशन ऑफ एप्लीकेबल अकाउंटिंग पॉलिसी, मतलब जो एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, पॉलिसी चल रही है, उसके अकॉर्डिंग, उसको ध्यान में रखते हुए वो प्राइस फिक्स कर सकते हैं। ओके आगे आ जाओ भैया, चलो नेक्स्ट पे आओ। ये याद रखना है, नहीं रखना, ऊपर याद रखना आपको। चलो अगला वर्ड, कह रहा सर देयर शैल बी मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर। ओहो, एक और प्रश्न आया, कम से कम 1 साल का टाइम पीरियड बिटवीन द ग्रांट ऑफ ऑप्शन एंड वेस्टिंग ऑफ ऑप्शन। क्या कोई बंधु, कोई समझदार बच्चा, बताओ, क्या कोई नलायक बच्चा, हाँ नलायक मतलब समझदार, क्या कोई नलायक बच्चा मुझे बताएगा ये वेस्टिंग का मतलब क्या है? ये वेस्टिंग, वेस्टिंग क्या है? ये वेस्टिंग, वेस्टिंग बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेस्टिंग हियर? क्यों आया है शब्द यहाँ पर हमें परेशान करने के लिए? क्या इसके इरादे नेक है या खराब इरादे हैं? बताओ, हाँ बताओ। वेस्टिंग मतलब क्या होता है? कह रहे वेस्टिंग मतलब पावर होती है। हाँ, जो ग्रांट मतलब देना होता है, प्रोवाइड करना होता है बेटा। हाँ, वेस्टिंग मतलब इन्वेस्टिंग। द वेस्ट, द वर्ड वेस्ट मतलब बेटा कहीं पे लगाना, क्या लगाना? हम बात करें इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, मैंने कनेक्शन पूछा इससे, ठीक है?
तो वर्ड ये आया कि आप जब अपने एम्प्लॉयज को ऑप्शन दे रहे थे, ग्रांट मतलब देना, रिमेंबर, while you're providing the option to your employees, director, officers, and while they're investing the money into that, जब वो वेस्टिंग ऑप्शन, उनको ऑप्शन दिया इन्वेस्ट करने का टाइम आया, तो उसके बीच में कितने समय का गैप होना चाहिए, कितने समय का गैप होना चाहिए। एक वर्ड बोला बच्चे ने, वकालतनामा क्या होता है बेटा? वो वर्ड मैंने लो में अपने मेंशन भी किया है। नॉर्मली बेटा लो की साइड से, सुनना ध्यान से, नॉर्मल वैसे बहुत डीप में वर्ड मैं बताऊंगा नहीं, छोटा बता रहा हूँ खाली। कोर्ट के अंदर आपके पास में कोर्ट की साइड से एक अप्रूव डॉक्यूमेंट जिस पे कोर्ट की स्टैंप लगी होती है, रिमेंबर, प्रॉपर तरीके से, जो कि आप एक लीगल डॉक्यूमेंट है गाइस, ठीक है, उसे बोलते हैं वकालतनामा। वकालत का मीनिंग क्या हुआ? द वर्ड वकालत बना वकील से, रिमेंबर, वकील से बना। कोर्ट की साइड से आपके जो लॉयर्स हैं वो आपको डॉक्यूमेंट भेजते हैं, नोटिस भेजते हैं, वकालतनामा बोलते हैं, ठीक है। शॉर्ट में याद रखना, अभी डीप में नहीं जाऊंगा इस बात पे मैं, ओके। चलो आगे आता हूं, अगला बताओ, क्या यहाँ पर कोई लॉक इन पीरियड होता है? और अगर होता है तो उसे स्पेसिफाई करने का हक किसके पास है? बताओ। द कंपनी शैल हैव द फ्रीडम टू स्पेसिफाई द लॉक इन पीरियड फॉर द शेयर इश्यूड परस्यूट टू द एक्सेस ऑप्शन। बताओ, क्या यहाँ पर कोई लॉक इन पीरियड होता है? थैंक यू बेटा। या अगर होता है तो वो आपका कौन डिसाइड करते हैं? जो ही करे कंपनी के पास, कंपनी के पास, बट कंपनी को चला कौन रहा है? बोलो बोलो बोलो, बोलो बोलो बोलो, अपने मुख के द्वार खोलो। कह रहा भाई कंपनी कर सकती, कंपनी मतलब क्या है? बीओडी, सिंपल सी बात भैया, है ना, नाइस, एग्जैक्टली। आगे, an employee shall be eligible for grant of option under the ESOP scheme only if he is, ये सुनना ध्यान से। अब मुद्दा यह आया कि एम्प्लॉइज को, प्लीज सामने गाइस, एग्जाम में आपसे जो प्रश्न पूछा जाता है वो ये पूछ सकता है, देखो ध्यान से, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन कौन से वो एम्प्लॉइज हैं जो इसके लिए एलिजिबल होते हैं, मतलब ईसॉप का ऑप्शन लेने के लिए कौन कौन से लोगों को आपके पास में माना गया है। बोला क्या पढ़ना जाने से, नंबर वन, इफ ही इज क्या, ही इज ए परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, चाहे इंडिया में काम कर रहा है, इंडिया के बाहर काम कर रहा हो, रिमेंबर, अगर कंपनी का परमानेंट एम्प्लॉय है तो मिल सकता है। दूसरा, कंपनी का डायरेक्टर है, चाहे वो होल टाइम डायरेक्टर है, लेकिन बट एक्सक्लूडिंग एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इसमें नहीं आता, याद रखना, द वर्ड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। बताओ बेटा, क्या ये शब्द मैंने बताया था आपको? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? निकिता, पर्सनल मीनिंग होता है कंटिन्यूएशन, कंटिन्यूएशन के बोलते हैं, कंटिन्यूएशन के अंदर लगातार चलने के माहौल, ऑपरेशनल बोल सकते हैं उसको, ठीक है निकिता, ऑपरेशनल। बताओ, टेल मी, कंपनी का डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, और व्हाट इज द मीनिंग? होल टाइम तो पता है भैया, पूरे दिन काम कर रहा है ना, एक्टिव है वो, बट बोला कि लेकिन डायरेक्टर के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को इंक्लूड नहीं कर रहे हो? बताओ, इसका शब्द का मीनिंग क्या हुआ? बताओ, डायरेक्टर तो है ये भी, बट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होते हैं? मैंने बताया था, लिख लो, इट इज ए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इज ए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, लिख लो बेटा, ये पढ़ाऊंगा फाइनल के अंदर। इज ए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कौन सा? जो देखता है क्या कि क्या आपकी कंपनी, कंपनी गवर्नमेंट के गवर्नेंस स्टैंडर्ड, कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड, गवर्नमेंट ने जो आपके लिए, कंपनी के लिए स्टैंडर्ड डिसाइड किए हुए हैं, वो प्लस में उनको फॉलो करवाने का काम इसका होता है बेटा। इन शॉर्ट, अगर शब्दों में, साफ शब्दों में बताऊं, तो एक ऐसा डायरेक्टर का मेन काम है आपकी कंपनी की इमेज को साफ सुथरा रखना। रिपीट कर रहा हूं, आपकी कंपनी की इमेज को साफ सुथरा रखना। एग्जीक्यूटिव बोलते हैं एग्जीक्यूशन, जो काम करते हैं। द वर्ड इज नॉन एग्जीक्यूटिव, वो वहां के आपके मेंबर में आके नहीं बैठ रहा, इज नॉट ए होल्डम डायरेक्टर, बट इसका काम है बेटा, ये आपकी कंपनी की इमेज को मेंटेन रखता है। कंपनी के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स हैं, जो गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड बिल्टअप किए हुए हैं, उनको फॉलो करवाने का काम यही करता है बेटा। आउटसोर्स वाला बोल सकते हैं, करेंगे एग्जैक्टली बेटा, यस, अपने एक्सपर्टीज आपको देता है एग्जैक्टली बेटा। तो वो कौन है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोलते हैं उसको बेटा, ठीक है, ओके। चले, आ जाओ भैया आगे, तो याद रखना, यस, डायरेक्टर हो सकता है, लेकिन इसके अंदर ईसो वाला ऑप्शन इनको नहीं मिलता मेरे भाई, इनको नहीं मिलता। चले आगे बढ़े, अगले प्रश्न में आता हूं। अगला अगला अगला, है ना, चलो, अगला और कौन है इसमें? कह रहे एम्प्लॉय को हो, एम्प्लॉय कौन से, लेकिन कह रहे एम्प्लॉय जो डिफाइन किए क्लोज ए और बी के अंदर, परमानेंट वाले वाले पार्ट भी है ना, चाहे वो इंडिया के अंदर हो, इंडिया से बाहर हो, रिमेंबर, या होल्डिंग कंपनी के हो, बट इसमें कौन कौन से एम्प्लॉयज इंक्लूड नहीं होते? क्वेश्चन ये आया,
कौन कौन से लोग इसमें नहीं आते। अगर एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय के साथ में कौन कौन लोग नहीं आएंगे, बताओ ना यार। कि एम्प्लॉय के फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, वो आएंगे इसमें? टेल मी। बताओ बताओ, आएंगे नहीं आएंगे? क्या बोला? एन एम्प्लॉय हु इज ए प्रमोटर और ए पर्सन बिलोंगिंग टू द प्रोमोटर्स ग्रुप। एक ऐसा एम्प्लॉय जो प्रोमोटर्स या प्रोमोटर्स के ग्रुप से कनेक्टेड है। ओके, आप नोटिस करना, यहाँ पर ये ईसॉप का ऑप्शन बेटा प्रोमोटर्स को नहीं दिया गया था, डायरेक्टर्स को मिला था, एम्प्लॉयज को मिला था, ऑफिसर्स को मिला था। रिमेंबर? तो क्या बोला? एम्प्लॉय हु इज ए प्रमोटर, अगर प्रमोटर है तो उसे ईसॉप का ऑप्शन नहीं मिलता। नंबर टू कह रहा है ए डायरेक्टर हु इज ईदर हिमसेल्फ और थ्रू ही रिलेटिव और एनीबॉडी कॉर्पोरेट करेक्टली और इनडायरेक्टली होल्ड्स मोर देन 10% ऑफ इक्विटी। ये वाला प्रोविजन बेटा मैं कह रहा हूं घोट के पी जाओ, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहा है भैया? प्रमोटर्स, नंबर वन तो क्या, प्रमोटर्स को ईसोप का ऑप्शन नहीं मिलता। नंबर टू, एक ऐसा डायरेक्टर जिसके पास कंपनी के ऑलरेडी 10% से ज्यादा की इक्विटी है, क्या उसे ईसोप दोगे आप? बताना। एक ऐसा डायरेक्टर जिसके पास में 10% से ज्यादा की इक्विटी है, तो क्या आप उसे ईसोप का ऑप्शन दोगे? नो 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 नो, नहीं देंगे भैया, नहीं देंगे। तो मना किया, याद रखना कितना, मिनिमम 10% ऑफ इक्विटी, याद रखना। ठीक है, ओके, आगे आते हैं। चलो, अब आया ऑथर नोट। ऑथर नोट पढ़ लो। ऑथर नोट में क्या है? फिर टॉपिक खत्म। खत्म मतलब खत्म, सिक्योरिटी प्रीमियम भी खत्म, ईसॉप भी खत्म। इतने से पार्ट है खाली, बस। हाँ, है ना, घबराने की रिक्वायरमेंट नहीं। आ जाओ, चलो। क्या बोला पढ़ना? कह रहा हाउएवर इन केस ऑफ स्टार्टअप कंपनी, बताओ ना, ये बात तो पहले भी आ गई, स्टार्टअप कंपनी के केस में कंडीशन अप्लाई कौन कौन सी नहीं है। स्टार्टअप कंपनी वाले केस में जो आपने क्लोज 1 क्लोज 2 पढ़ा ना एम्प्लॉय के रिगार्डिंग, वो एप्लीकेबल नहीं है 10 सालों तक। 10 सालों तक तो स्टार्टअप कंपनी को इस चीज के लिए फ्रीडम दिया गया, क्योंकि रीजन समझना ध्यान से, क्यों दिया गया? दिया गया, ओके। याद कर लोगे बस ऐसा। क्यों? क्यों? समझो गाइस, स्टार्टअप कंपनी में पैसा तो होता नहीं है, आप कंपनी स्टार्ट किए तो उनके पास तो देने के लिए क्या है? स्टार्टअप कंपनी के पास तो देने के लिए शेयर ही होते हैं भाई। जो लोग आएंगे उन्हें शेयर ही ऑप्शन करते हैं वो। क्या आप इतने शेयर ले लो, आप हमारा काम करो, आप इतना शेयर ले लेना, आप काम करो। व्हाट इज दिस? स्टार्टअप। तो उनके ऊपर अगर तुम ये कंडीशन लगा दोगे तो वो कंडीशन उसके ऊपर सही बैठेंगे ही नहीं। तो स्टार्टअप इज एन एक्सेप्शन ऑफ ईसॉप। यहाँ पर एक्सेप्शन है क्योंकि उसे 10 साल तक का टाइम दिया जाता है, उसके बाद अप्लाई एप्लीकेबल होता है। ठीक है, ओके। हाँ, नहीं आदित्य बेटा, वो भी नहीं होते बेटा। यस, रिलेटिव फ्रेंड तो है ही ना बेटा, समझ रहे हो, वो काउंट ही नहीं होते इसके अंदर। चले, तो ये था बेटा हमारे पास कौन सा? ईसोप वाला पार्ट। तो हमने दो टॉपिक कर लिए। एक हमारा हो गया अपना ईसोप, एक हमारा हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम। एक हो गया ईसोप, एक हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम। समझ में आया बेटा? बोलो हाँ या ना। टेल मी टेल मी टेल मी। सॉरी। आगे बढ़ू, चले, नेक्स्ट पे आते हैं। द नेक्स्ट वन इज बोनस शेयर। लो भैया, बोनस बढ़ रहा है, बोनस, दिवाली बोनस, बोनस बोनस बोनस। आओ हमें मिल जाएगा बोनस बोनस। सेक्शन नंबर 63। क्या मुझे इस टॉपिक को शुरू करने से पहले कोई ये बताएगा? एक प्रश्न मेरे मन में उठ रहा है जो अभी आपने पढ़ा है। बताओ। सॉरी, क्लियर है सर, क्लियर है। क्या मुझे कोई बताएगा बेटा कि बोनस शेयर क्या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से इश्यू किए जा सकते हैं? हैं? बताओ बताओ, टेल मी। क्या बोनस शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से इश्यू किए जा सकते हैं? सबने कहा यस सर, यस सर, यस सर। हाँ हाँ हाँ। हाँ जी, हो सकते हैं। चलो, ये बात पता है तुमको, है ना? आओ चलो बढ़ते हैं फिर। बात करते हैं भाई, सुनो ध्यान से बात को। एक बात मैं पूछूं, एक और पूछता हूँ, चलो देख के नाम आ गया था। क्या बोनस शेयर फुल्ली पेड अप होने चाहिए हमेशा, या पार्टली भी काम चल जाता है? कि पार्टली दे दो, ओके कोई दिक्कत नहीं है, या बोनस शेयर हमेशा फुल्ली पेड शेयर होने चाहिए? हाँ या ना? बता दो तुम जल्दी बता दो। पार्टली भी तो कह रहे फुल्ली पेड अप बेटे, फुल्ली पेड अप। पार्टली अगर कर दिए जाए तो बाद में उसे फुल्ली में कन्वर्ट करना होता है बेटा, याद रखना चाहिए। ठीक है, हाँ जी, चले आओ बात कर लेते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो, कह रहा सर
सेक्शन नंबर 63 क्या कहता है? ए कंपनी में इश्यू फुल्ली पेड बोनस शेयर टू इट्स मेंबर। वो अपने मेंबर्स को फुल्ली पेड बोनस शेयर इश्यू कर सकती है इन केस ऑफ एनी मैनर। कौन सा मैनर? कहां से होता है? आउट ऑफ, पहला है आउट ऑफ फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व से कर सकते हो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट जो भी पढ़ के आए, और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। तीन नाम याद रखना। पहला कौन सा है? फ्री रिजर्व। नंबर टू कौन सा है? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तीसरा है बेटा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो एफएससी मतलब, एफएससी मतलब फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। इनसे, इन रिजर्व वाले फंड से बोनस शेयर इशू किया जा सकता है। एग्जामिनर आपको अगर इसमें क्वेश्चन देगा तो एबीसीडी बना देगा इनका कि लो बताओ भैया इनमें से किससे बोनस शेयर इशू होते हैं? ए, बी, सी, डी। तो डी है मेरा ऑल ऑफ द अबव। बताओ किससे होगा? बताओ ऑल ऑफ द अबव। टेल मी इनमें से किससे बोनस शेयर इशू हो सकते हैं? ऑब्वियस ऑल से होंगे। समझ में आया? ठीक है। हाँ कसोंग मस्त था मेरा नालायक। हाँ आज नहीं लग रहा ठीक, थोड़ा सा तबीयत लग रहा है अहो गिर ना जाऊं मैं। चलो आगे आए। नहीं गिरूंगा, आओ ऑथर नोट की बात कर लेते हैं। तो गाइस क्या रट्टा मारना पड़ेगा? याद रखो ना यार, बोनस इशू में सिक्योरिटी भी तुम्हें याद है। रिमेंबर रिजर्व, बताओ ना, फ्री रिजर्व तो किसी भी चीज के लिए यूज हो सकते हैं। तो नाम ही फ्री है, फ्री मतलब मुफ्त नहीं है, यूज फ्रीडम है उसके ऊपर। तो फ्री रिजर्व तो हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का पैसा हो गया, और क्या है? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। रट्टा मारते हो क्या? नहीं, सुनो, CRR अभी नाम आएगा, उसका टॉपिक भी आएगा प्रॉपर डिटेल के अंदर। गाइस सुनना, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल की रिडम्पशन मतलब पेमेंट करने के लिए जो फंड होता है। अब बताओ, जो कैपिटल पेमेंट करने के लिए फंड है वो भी तो यूज हो सकता है। इसका मतलब ये होता है, रट्टा मारा करो, सीखा करो। कैपिटल रिडम्पशन मतलब पेमेंट करना, कैपिटल की रीपेमेंट करने के लिए जो फंड है वो रिजर्व कौन सा है? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। चले आगे आओ, तो बात करते हैं ऑथर नोट के अंदर क्या बोला मैंने, सुनना। ये सेक्शन बताता है नो इश्यू ऑफ बोनस शेयर शैल बी मेड बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व क्रिएटेड बाय रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट। बताना बेटा मुझे, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट। द वर्ड कैपिटलाइजिंग रिजर्व का मतलब क्या होता है? बताना मुझे, कैपिटलाइजिंग रिजर्व क्या होता है? गाइस यही होता है, सुनना ध्यान से, अपनी एसेट्स का रिवैल्यूएशन करके जो कमाई करते हो, अपनी संपत्ति का रिवैल्यू। अब बताओ ना, मैं अपनी एसेट्स को बेच कर मैं घर की सारी प्रॉपर्टी बेच दूंगा, रोड पे ले आऊंगा सबको, घर वालों को सबको रोड पे बिठा दूंगा, लेकिन मैं अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज को बोनस दूंगा। बताओ कितनी अच्छी बात है ना? टेल मी, बताओ बताओ बताओ, बोनस मिलना चाहिए, है ना? बट घर की सारी प्रॉपर्टी बेचूंगा, उसका रिवैल्यूएशन कराऊंगा, जो कमाई आएगी उससे बांटूंगा। इतनी अच्छी कंपनी है मेरी, बताओ ऐसा है? दिखावे के लिए करोगे कि हाँ मैं दिखावा करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं भैया मेरा सब कुछ बिक जाए, हाँ सब, मैं रोड पे खड़ा हो जाऊं आके, है ना? हाँ बताओ, टेल मी, वहां जाके बोलूं अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, ऐसा नालायक हो? नहीं ना। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट क्या है गाइस? इसी को बोलते हैं कैपिटलाइजिंग रिजर्व। मतलब कैपिटल को, आप अपनी कैपिटल पूंजी जहां थी उसको आप अपना बेच रहे हो भैया, उसका बेचने के बाद जो पैसा आ रहा है उससे कर रहे हो। तो इट मींस रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। एसेट्स को रिवैल्यूएशन करके जो कमाई हो रही है उसको आप करने लायक, हंसने लायक, बता हद हो गई। एक समझा रहा हूं मैं तो, मेरी लैंग्वेज समझा रहा हूं। तो क्या बोलते हैं, उसे आप यूज नहीं कर सकते, नो इश्यू नहीं कर सकते। अगला, द बोनस शेयर शैल नॉट बी इशूड इन ल्यू ऑफ डिविडेंड। बताओ, अगर मान लो कंपनी को, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, बड़ा सुनना ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 7, अगर कोई कंपनी डिविडेंड नहीं दे पाई, डिविडेंड एग्जांपल बताओ, अगर किसी कंपनी को डिविडेंड देना था तो डिविडेंड की जगह पे वो बोनस दे देगी कि नहीं नहीं, लो बोनस ले लो डिविडेंड की जगह पे, ऐसा? नो, ऑलवेज डिविडेंड की जगह अपनी जगह है भैया, डिविडेंड की अपनी जगह है और बोनस की अपनी जगह है, दोनों के प्रोविजन अलग है भाई। यू कैन नॉट से अरे हो गया ना, मिल गया ना पैसा तेरे को, डिविडेंड मिला था नहीं मिला था, मिला, बोनस छोड़ दे, अच्छा ठीक है, डिविडेंड नहीं मिला बोनस ले ले, नो, अलग चीज है भाई, अलग चीज है। सुनना, क्या अलग चीज कैसे हुई? अलग चीज कैसे हुई, सुनना ध्यान से बात बताओ, सुनना ध्यान से। प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड मिलेगा, बात है नहीं? ल्यू मतलब इंस्टेड है, एग्जैक्टली, हाँ बेटा जी एग्जैक्टली, ल्यू मतलब इंस्टेड बोलते हैं उसको, यस हाँ, इसके प्लेस पर, मतलब ल्यू मतलब इसके स्थान पर, ये वाला इसके स्थान पर, स्थान मतलब इन प्लेस ऑफ अदर, इन प्लेस ऑफ अदर, ठीक है, इसको बोलते हैं ल्यू।
बताओ ना मुझे, कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड तो वैसे ही बांटना पड़ेगा भाई, समझ रहे हो? बट कंपनी अगर ह्यूज प्रॉफिट गेन कर रही है और उसके ऊपर बोनस वाला पार्ट आ रहा है और बोनस दे रही है, बोनस शेयर बांट रही है, बोनस अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, शेयर की बात कर रहा हूं, तो क्या इन दोनों को रिप्लेस कर पाएगी वो? नहीं भैया, नहीं कर पाएगी। तो बोनस शेयर को डिविडेंड के प्लेस पर इशू किया नहीं जाएगा, याद रखना। चले आगे आ जाओ, अगला प्रोविजन। अब कुछ बातें ऐसी हो जाएं जो हमें हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन की याद दिलाती हैं। जहां जहां सुन लो, जहां जहां पे आप लोग अपने लीगल प्रोविजंस पढ़ते हो ना, लीगल रिक्वायरमेंट, लीगल रूल्स, ये आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन का अभिन्न अंग बनता है बेटा। मतलब ये वो पार्ट है जो आपके टॉपिक का दम है, इसके पीछे छिपी है बात है हमारे पास में, ये आएगा, ये एग्जाम में लिख के आओगे तो ही मजेदार बात आएगी। चले आओ बात करते हैं। तो बोला लीगल रिक्वायरमेंट कौन सी है बोनस इशू को लेके? लीगल रिक्वायरमेंट कौन सी है ना? हमारी क्लास में कौन कर रहा है काला जादू, बताओ नालायक को। हाँ जी, ऑडिबल गाइस, सुन पा रहे हो मुझे? अच्छा लैग हो रहा, पता रहा मुझे लैग करेगा, एक सेकंड। हाँ जी, अब ठीक है बेटा। अब ठीक है, 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 ठीक है। ओके 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 ओके। हाँ जी ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं। बात सुनो भैया, बताओ मुझे, बोनस शेयर के लिए ऑथराइजेशन कहां पर चाहिए होता है? क्या वो तुम्हारा आर्टिकल तो नहीं है? बताओ, क्या वो तुम्हारा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन तो नहीं? क्या ये तो नहीं, क्या वो तो नहीं, बताओ कौन सा है? हाँ जी, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर ऑथराइजेशन होना जरूरी है, मतलब लिखा होना जरूरी है इन शॉर्ट, ठीक है। दूसरा, बोनस शेयर कैन बी इश्यूड ओनली इफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड। बताओ, अभी स्टार्टिंग में था रिकमेंडेशन, किसकी रिकमेंडेशन के ऊपर ही, मतलब किसके डिसीजन के ऊपर बोनस शेयर इशू किए जाते हैं? इसकी स्टार्टिंग में लिखा हुआ था, बताओ किसकी डिसीजन पर या किसकी रिकमेंडेशन पर बोनस शेयर इशू होंगे? आंसर बी ओडी, एग्जैक्टली द मैनेजमेंट इन शॉर्ट। आओ आगे। A company which has once announced the decision of board of directors recommending a bonus issue shall not subsequently withdraw the same. ओहो, वो लाइन सुनिए, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दिया तो मैं अपने बाप की भी नहीं सुनता, सुने? ऐसा थोड़ी है, कोई है ना ऐसा, कोई अपने आप की नहीं सुनता, सॉरी, अच्छा अपने बाप की नहीं है, अपने आप की नहीं सुनता। मुझे लगा डायलॉग ऐसे है, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दिया मैं अपने बाप की नहीं सुनता, है ना? आप सुनो बात ध्यान से। तो बाप कौन? बाप कौन? बाप है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो एक बार अगर कमिटमेंट कर दिया तो बेटे आप उसे विड्रॉ नहीं कर सकते। मतलब अगर आपने एक बार इश्यू को रिकमेंड कर दिया, बोनस शेयर को रिकमेंड कर दिया, तो अब नहीं सुना जाएगा। हाँ जी, अनाउंस करने के बाद में विड्रॉ नहीं होगा, एग्जैक्टली आदित्य बेटे, यस, इसका मतलब यही हुआ। नाइस, समझ में आ गया? तो पहला वर्ड क्या है? आर्टिकल से ऑथराइजेशन चाहिए, याद करो, याद कराता हूं। आर्टिकल से ऑथराइजेशन चाहिए, रिकमेंड कौन कर रहा है? बोर्ड रिकमेंड कर रहा है। और सर, एक बार रिकमेंड कर दिया तो दोबारा से इसको विड्रॉ नहीं किया जाएगा, समझ में आया? दोबारा विड्रॉ नहीं होगा। आगे आओ, नेक्स्ट पे आता हूं। इश्यू ऑफ बोनस शेयर इज पॉसिबल ओनली ऑथराइजेशन इश्यू ऑफ बोनस शेयर ऑब्टेन बाय पासिंग। बताओ कौन से रेजोल्यूशन को पास करने की आवश्यकता है? ये याद रखना, अक्सर बच्चे इसमें ऐसा लिखते हैं। बताओ मुझे, बोनस इश्यू को पास करने के लिए, अप्रूवल के लिए, ऑथराइजेशन के लिए, एक बात तो कॉमन है भाई, समझना क्या बोल रहा हूँ? सर क्या लिखा है, पूछू क्या लिखा है? इस लाइन में जो लिखा है ना, उसका मीनिंग कुछ और है मेरे भाई। क्या बोल रहा है, सुनना ध्यान से। वर्ड ऑथराइजेशन कहां चाहिए था? आर्टिकल्स के अंदर। आर्टिकल्स में ऑथराइजेशन देने के लिए आपको रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। समझ क्या बोल रहा हूं? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऑथराइजेशन देने के लिए आपको रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। तो बताओ कौन से रेजोल्यूशन की आवश्यकता है? अब मुद्दा ये है, ये ओवर मतलब इशू इशू के लिए नहीं है। ओआर है बेटा इस चीज के लिए कि आर्टिकल्स में जो अथॉरिटी दी गई वो आपकी ओआर पास करके दी जाएंगी। ठीक है भैया?
ठीक है। ओआर मतलब होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ओआर मतलब क्या बेटा? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। सर ऑर्डिनरी क्यों ले रहे हो भैया? कि ये एक बात बताओ, ये जो रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन खेल रहे हैं हम लोग, समझ रहे हो, और जो कंपनियां खेल रही हैं, ये रेजोल्यूशन कहीं पे ओआर, कहीं पे एसआर, कहीं पे क्यों हो जा रहा है? एनी आइडिया? बताओ बताओ बताओ। कहीं पे ऑर्डिनरी, कहीं पे एसआर स्पेशल रेजोल्यूशन, कहीं पे बोर्ड रेजोल्यूशन। क्या कोई इसका कोई फंडामेंटल बेस है क्यों हो जा रहा है ऐसा? एनी आइडिया ऑफ इट? या हम सिर्फ रट्टा मार के पढ़ लें? हमें तो बस पढ़ा दिया गया, सर ने बता दिया, इसके बाद में बिजली गिरे, पताल ऊपर हो जाए, कहीं कुछ भी हो जाए, है ना, बाढ़ आ जाए, कुछ भी हो जाए, आतंक हो जाए, लेकिन बताओ हमने तो याद कर लिया ऐसा? या कोई फंडामेंटल बेस भी होगा इसके पीछे? टेल मी। हाँ, और फेवर वोटिंग के लिए, अरे रीजन बता क्यों ऐसा कर रहे हो? कहीं पर ओआर, कहीं पे एसआर। हाँ हाँ, शिवम ने दिया अच्छा रिप्लाई। सर जहां पर गंभीर मुद्दा है वहां पर एसआर आ जाता है। हाँ जी। तो गंभीर मुद्दे का मतलब क्या नालायको? बताऊं? लेट मी टेल यू। मैं तुम्हें एक कहानी देता हूँ, ठीक है, स्टोरी, ठीक है, और स्टोरी के अकॉर्डिंग बताना मुझे क्या क्या समझ में आया तुमको। बताऊं? चलो, ये कहानी है ये कहानी है हमारे पास में विप्रो कंपनी की। विप्रो विप्रो जिसका नाम हमने कर लिया था, याद है, जिसने 12,000 करोड़ रुपए का बायबैक किया था। ये कहानी विप्रो की है। एक कहानी विप्रो की, और मैं इस पे आपसे कुछ पूछता हूँ, रिप्लाई करना, ठीक है। विप्रो कंपनी का फुल फॉर्म बनता है द वेस्टर्न इंडियन पाम रिफाइंड ऑयल कंपनी। वेस्टर्न इंडियन पाम, एक तेल बेचने वाली कंपनी, पाम रिफाइंड ऑयल बेचने वाली कंपनी। क्या आप लोग जानते हो बेटा, आपने जिन कंपनी के नाम सुने, कौन से? किसान केचप सुना है? किसान केचप, किसान सुना है? किसान सॉस, किसान जैम सुना है? क्या किसान? हाँ, सुना है सर। वो कंपनी किसका हिस्सा है जानते हो? किसान। और जो जितनी भी इंडिया में इंक आती है ना, इंक जिसमें कैमल 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 इंक के नाम कंपनी है, कैमल, CAMEL, कैमल इंक वगैरह आती है, ब्रशेज वगैरह आती है, वो कैमल कंपनी। सनफ्लावर रिफाइंड ऑयल कंपनी, जानते हो किसकी है? विप्रो की है मेरे भाई। हैं? हाँ सर, एक्चुअली विप्रो का इनिशियल बिजनेस इन्हीं से था। सुनते रहो, पूरी बात बताने वाला हूं इसके अंदर में। एक्चुअली विप्रो का इनिशियल बिजनेस इन्हीं से था, किसान, रिमेंबर, और सनफ्लावर रिफाइंड ऑयल, और सर कौन सा? मैंने बोला कैमल इंक वाला बिजनेस। लेकिन आज लोग ये कहते हैं, मेरे क्वेश्चन, कहानी नहीं है, क्वेश्चन टॉपिक करा रहा हूं, सुनना ध्यान से बात को। हाँ हाँ जी, बात बताओ। अक्सर हम कंपनीज को उनके नाम से तब पहचान पाते हैं जब उन कंपनी के नाम के पीछे उनका नाम, मेन कंपनी का नाम लगाओ। आज लोगों को ये क्यों नहीं पता कि किसान विप्रो की है, कैमल विप्रो की है, सनफ्लावर विप्रो की है? क्यों? क्यों? रीजन रीजन, हाँ रीति एग्जैक्टली। क्यों बेटा? द रीजन इज बेटा, जिन कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट सेपरेट होते हैं, जिनका मैनेजमेंट अलग होता है। एग्जांपल नोटिस करना, पहले जियो, रिलायंस जियो था, याद है? अब रिलायंस की बहुत सारी कंपनी है, रिलायंस ज्वेलरी, रिलायंस ट्रेंड, रिलायंस क्रोमा, है ना, रिलायंस डिजिटल, है ना। लेकिन जियो पे अब रिलायंस वर्ड नहीं लगता। शुरू में लगता था रिलायंस जियो, नाउ इट इज ओनली जियो, माई जियो, है ना, जियो मेरे लाल, जियो सिनेमा, है ना। हाँ, तो वर्ड क्या है बेटा? अगर कंपनी का होल्डिंग, अगर नाम है तो मतलब क्या है? होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी होती, होल्डिंग और सब्सिडरी। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सबके अलग होते हैं, उसे बोलते हैं बेटा इंडिपेंडेंट कंपनीज। क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट कंपनीज। तो जियो आज के दिन क्या है? इंडिपेंडेंट। ऐसे किसान ये भी कौन सी है? इंडिपेंडेंट है। बट मेरा प्रश्न तो कोई और था। मेरा प्रश्न तो ये था बेटा, एक तेल बेचने वाली कंपनी आज एक सब इंडिया की टॉप मोस्ट आईटी कंपनी है, टॉप मोस्ट आईटी कंपनी है। तो आपसे ने पूछा था, आपने कहा था सर इसका मतलब इसने अपना ऑब्जेक्ट चेंज किया। अब मैं यहाँ पर आपसे दो तीन बातें पूछूंगा, पर बता देना खाली दो तीन बातें, उसके टॉपिक पे आएंगे हम अपने पास में, ताकि तुम्हें आइडिया मिल जाए कि ओआर एसआर क्या हो रहा है, ठीक है। पहली बात, पहली बात, आज कंपनी को ये डिसाइड करना हो कि जो मैं तेल बना रही हूँ, आईटी मतलब क्या है? सॉफ्टवेयर बनाती है बेटा, ठीक है। इवन जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर मशीनें लगती हैं, वो भी ये बनाती है। तो मुझे बताओ, अगर आज विप्रो कंपनी को अपने आईटी सेगमेंट में सोचना हो, किसी मशीन की कोई एग्जांपल बताना,
किसी मशीन की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, किसी मशीन के रिगार्डिंग उसकी मार्केटिंग के बारे में बात करनी है, उसके डायरेक्ट उसके ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं उनके बारे में बात करनी है। तो अगर आज वो कंपनी ऐसा कोई काम करती है, लेट्स सपोज अपॉइंटमेंट, एक नया अपॉइंटमेंट कर रही है, द अपॉइंटमेंट ऑफ ए न्यू इंजीनियर या अपॉइंटमेंट ऑफ ए न्यू डायरेक्टर, ठीक है, जो उसे ऑपरेट करेगा, ए न्यू मैनेजर। तो ये कौन से, देखो आप सुनना, ये कौन से बिजनेस में काउंट होगा जानते हो? तीन तरह के बिजनेस होते हैं, सुनना। कंपनी के अंदर एक बिजनेस को आप काउंट करते हो, लिखो, ये है मेन मुद्दा, ये है मेन आंसर आपकी बात का। वन इज कॉल्ड ऑर्डिनरी, नंबर टू इज कॉल्ड स्पेशल, जिसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है। नंबर थ्री होता है बेटा ऐसे बिजनेस जहां पर फॉर्मर डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिन लोगों ने काम किया, जिन लोगों ने कंपनी को खड़ा किया, द फॉर्मर डायरेक्टर्स, आई कैन यूज द वर्ड फाउंडर्स शॉर्ट में, उन लोगों की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। तीन टाइप के बिजनेस, तीन तरह के रेजोल्यूशन। तो अगर कंपनी के अंदर, सुनना, बट ये बात तुम्हें कोई नहीं बताएगा, सुन लो ध्यान से, बता रहा हूं बार बार, क्योंकि रट्टा मारते लो, मैं इसे सिखा रहा हूं, सीखो ध्यान से, रट्टा मारो। अगर किसी कंपनी के किसी बिजनेस को आप ऑर्डिनरी बिजनेस का नाम दोगे, किसी बिजनेस कंपनी के लिए, अगर वो बिजनेस ऑर्डिनरी बिजनेस है, नए लोग लगाने हैं, पैसा लेके आ रहे हैं, इंटरनल काम, छोटे छोटे काम हो रहे हैं, उसे काउंट करते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस के अंदर, और उसके लिए क्या होता है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होता है। मतलब ऐसा कोई बिजनेस जहां पर शेयर होल्डर अफेक्ट तो होंगे, लेकिन वो बिजनेस ऑर्डिनरी नेचर का है, सामान्य नेचर का है, तो वहां पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होता है बेटा, नंबर वन। लेकिन मुझे बताओ, आपने कहानी केस स्टडी सुनी थी, ली वर्सेस ली, जहां पर मान लो मेन डायरेक्टर्स थे, मतलब एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, एक कंपनी में 7 डायरेक्टर्स थे, सातों लोग फ्लाइट से जा रहे थे उड़ते हुए, अरे घूमी घूमी घूमी, और फ्लाइट कभी क्रैश कर गई फ्लाइट, सातों के सातों डायरेक्टर एक दिन में मर गए। टेल मी, उस टाइम पर इमरजेंसी बेसिस के ऊपर डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट करनी पड़ेगी अब, तो उस केस में अपॉइंटमेंट इन केस ऑफ डायरेक्टर्स डेथ, मर गए तो ये वाला केस क्या ऑर्डिनरी बिजनेस है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काउंट होगा? बताओ बताओ, हम मर जाएंगे, पक्का मर गए, बताओ। तो अगर वो मर गए, तो उस सिनेरियो में अगर अपॉइंटमेंट होती है, या मान लो कोई डायरेक्टर ने, मान लो डायरेक्टर की बात कर रहा हूं, मान लो किसी ने चोरी कर दी, डिफॉल्ट कर दिया, तो क्या इंतजार करोगे कि अच्छा हो आपकी चोरी पकड़ी गई, अभी 4 दिन रुक जाते हैं, आपकी चोरी पकड़ी है, अभी आप 1 साल और काम करो, चोरी करते रहो, हम देखते हैं कितने नए तरीके आपको चोरी करने के आते हैं, ऐसा बोलोगे? नहीं, उसे निकालोगे ना भाई। तो रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, रिमूव करना चाहते हो अर्जेंट बेस के ऊपर, तो क्या चाहिएगा, स्पेशल रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन। तो ओ आर एस आर है। अब और पूछता हूं, विप्रो कंपनी तेल वाली कंपनी थी, विप्रो कंपनी ने अपना पूरा मेन धंधा ही चेंज कर दिया भाई, जिस चीज से वो जानी जाती थी उस चीज में अब उसे चेंज ही कर दिया। तो अगर आपने अपना मेन चीज ही चेंज कर दी, जहां पर जिन लोगों ने धंधा खड़ा किया था, आज जिन लोगों ने इसको तेल बेचने की कंपनी बनाया था, आज किसी ने उसे आईटी कंपनी बना दिया बेटा। तो जिन्होंने बनाया था, क्या उनका रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए आपको? बताओ, डिसीजन नहीं चाहिएगा उनका? चाहिएगा। तो उसे क्या बोलते हैं, बोर्ड मीटिंग या बोर्ड रेजोल्यूशन। तो ये एक बेसिक फंडा बेटा रेजोल्यूशन के नाम पर, समझ में आ गया? हाँ, अब क्लियर है? फिर लैग कर रहा है, जो लैग कर रहा है, बताओ भैया, ऑडियो क्लियर है? तो ये है हमारी ओ आर एस आर, इनकी कहानियां, समझ में आ गया? रेजोल्यूशन किस में डिसाइड होता है, ये होता है बेटा हमारे पास में। चले, अब क्लियर हुआ कि क्यों कहां पे ओ आर लिखा गया, क्यों कहीं पे एस आर लिखा गया। दिस द रीजन गाइस। रट्टा मत मारो, लो रट्टा मारने की चीज है ही नहीं, बचपन से आज तक लोगों को समझ के पढ़ा हम लोगों ने, तो हाउ कैन वी से कि हमारे पास में उसको हम वो लेके चलेंगे? ठीक है, डन है गाइस? आगे आ जाओ भैया, लीजिए लीजिए लीजिए। अब बताओ मुझे, सुनो सुनो सुनो, बोनस शेयर कैन बी इशूड ओनली, बताओ, अगर किसी कंपनी ने डिफॉल्ट किया हो, बताना, अपनी पुरानी पेमेंट नहीं दी हो, रिमेंबर, किसी का इंटरेस्ट नहीं दिया, किसी की डिपॉजिट का पैसा नहीं दिया, डिवेंचर की पेमेंट नहीं की, उधार नहीं दिया, अगर वो कंपनी अपना पुराना उधार नहीं चुका पाई, तो क्या उसे आप अलाउ करोगे बोनस इशू करने के लिए? टेल मी, क्या उसे मिलेगा ऑथराइजेशन? आंसर इज नो, सिंपल सी बात। तो नॉट डिफॉल्टेड होना चाहिए। और ये बात तो याद करो, ये बात तो हमारी हर जगह कॉमन चल रही है बेटा। आगे आ जाओ, कंडीशन प्रेस्क्राइब बाय सीजी इन रेस्पेक्ट इशू बोनस शेयर मस्ट बी कंप्लाइड विद, बताओ। अब क्वेश्चन एक और आया, बताओ, एक क्वेश्चन है मेरा, बताना। टेल मी बेटा, यहां पर किसकी कंडीशन को फॉलो किया जाएगा, मतलब इन शॉर्ट, बोनस इशू के रिगार्डिंग
कौन है जो अपनी कंडीशन को, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन को इंपोज कर सकता है? हाँ, बताओ बताओ। बोनस इश्यू के रिगार्डिंग, टेल मी, बोनस इश्यू के रिगार्डिंग कौन है जो इंपोजिशन करता है? किसका? रेगुलेशन का। वेरी गुड, सीजी सीजी सीजी। और सीजी मतलब क्या बताना? हाँ, मेरे ख्याल में चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी आ गए बेटा। यस, सीजी हमारे चाचा जी, है ना। और सीजी मतलब क्या है? कंपनी लॉ के अंदर सीजी का मतलब क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए बेटा शॉर्ट में। मेंबर टू द कंपनी। बताओ, क्या बोनस शेयर सबको मिल सकते हैं? नो, जो मेंबर उनको मिलेंगे। हम पढ़ भी चुके कौन से एम्प्लॉयज होंगे इसके अंदर। आगे, मस्ट बी फुल्ली पेड अप। बोनस शेयर कैन बी मेंबर टू द कंपनी। बताओ, क्या बोनस शेयर सबको मिल सकते हैं? नो, जो मेंबर उनको मिलेंगे। हम पढ़ भी चुके कौन से एम्प्लॉयज होंगे इसके अंदर। आगे, मस्ट बी फुल्ली पेड अप। कहा था ना भैया, पार्टली में तो क्या, अगर पार्टली इशू कर दिया तो पार्टली उसे फुल्ली कन्वर्ट करना मैंडेटरी है, ध्यान रखना। तो कौन है? फुल्ली पेड अप शेयर ही होंगे, पार्टली नहीं हो सकते। पार्टली कर दिए तो कंपनी हैव टू कन्वर्ट देम इनटू फुल्ली पेड अप। नेक्स्ट पे आओ। इधर एनी पार्टी पार्टली पेड अप शेयर लिखा हो ना, तो उसे मेड अप क्या करना पड़ेगा? फुल्ली पेड करना पड़ेगा बिफोर द इशू ऑफ बोनस शेयर। बोनस शेयर के इशू होने से पहले उसे चेंज करना पड़ेगा। ये था हमारा टॉपिक बेटा, बोनस इशू। तो आपने 3 टॉपिक, शानदार टॉपिक खत्म कर लिए। अब नंबर आएगा हमारे नेक्स्ट चैप्टर का, दैट इज कॉल्ड डिबेंचर्स। ठीक है, अब आएगा डिबेंचर का नंबर। तो हम पढ़ चुके हैं अपने पास में कितना? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट हो चुका हमारे पास में। दूसरा हमारे पास में हमने ईसॉप कर लिया, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान कर लिया, हमने कर लिया हमारे पास बोनस इशू। तो यहां तक क्लियर है बेटा? क्या ये 3 पार्ट क्लियर है, हाँ या ना? फिर मैं आऊंगा डिबेंचर्स के ऊपर, न्यू चैप्टर जो आपको बड़ा परेशान करता है, लेकिन आज इसको हम बहुत परेशान करने वाले हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट, अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है, आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Rishik, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, the student of COC since class 11th and now in Foundation. I have purchased my CMA Intermediate classes from COC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA Finance. मैंने YouTube पर पहली बार संतोष सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठे हो, आप लाइव क्लासेस में बैठे हो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accountancy. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।